मसला छेड़ दिया इसने सुबह सुबह। अच्छा जी मोहतरम, यार क्लास का नंबर बताओ, उसके बाद एक बच्चे की क्लास लेनी है। लेक्चर 85। अच्छा हजरात, मैं तो पढ़ाने का प्रोग्राम था IS 10, लेकिन एक साहब ने सवाल पूछ लिया है। एक साहब ने सवाल ये पूछ लिया है कि जो पेज नंबर जैसे 12 है, पेज नंबर 12 है, इस पे वारंटी एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड की थी। हमने मोबाइल बेच दिए हुए थे और हमारा पास एक्सपीरियंस था मोबाइल में से कोई 100 में से 20 आ जाते हैं, 100 में से 10 आ जाते हैं, 100 में से 5 आ जाते हैं। ये हमारा पास का तजर्बा था। तो पेज नंबर 12 है। तो अब फ्यूचर के अंदर जाहिर बात है जब वो मोबाइल आएंगे हमें सही करके देने पड़ेंगे। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एक दुकानदार वारंटी कार्ड इशू करे मोबाइल का, उसके बाद दुकान बंद भी कर दे, क्या फिर भी इसको वारंटी ऑनर करके मोबाइल रिपेयर करके देने पड़ेंगे? या अगर दुकान बंद कर दी डॉलर्स वालों ने, कोई पूछने वाला नहीं, इनको खैर है, कोई मसला नहीं, रिपेयर करके दे या ना रिपेयर करके दे, तो दे आर लाइबल टू बी, हाँ, लाइबल टू डू वारंटी सर्विस, लाइबल टू प्रोवाइड अस वारंटी सर्विस, वो लाइबल फील करेंगे। क्यों? क्योंकि द पास्ट इवेंट इज सेल, द पास्ट इवेंट इज सेल, जिसकी वजह से वो क्या फील करेंगे? लाइबल। अगर उन्होंने बिजनेस बंद भी कर दिया है तो भी हमें उन्हें वारंटी क्लेम ऑनर करके देना पड़ेगा जितने साल का वारंटी कार्ड उन्होंने इशू किया हुआ है। अच्छा एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ऐसे ही भाई ने डिस्कशन शुरू कर दी। एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास फर्नेस है, उसने कहा मैंने उसके अंदर लाइनिंग करवानी है और मैं तीसरे साल के एंड पे खड़ा हूं, 2 साल बाद इंशाल्लाह लाइनिंग करवानी है। इसके लिए अपने आप को लायबल फील करें या वो लाइनिंग करवाए बगैर कारोबार बंद कर सकते हैं? और कोई हमें पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे ही इन्होंने एक सवाल पूछा था, इसलिए मैंने रिवीजन करवा दी। तो वारंटी के केस में पास्ट इवेंट क्या है जिसकी वजह से लायबल फील करें? सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, जिनके वापस आने का चांस है। वो कारोबार बंद कर भी दें तो डॉलर्स वाले हमारे घर आएंगे और घर आके, सॉरी, हम डॉलर्स वालों के घर जाएंगे और उनके घर जाके ओनर के घर कहेंगे तूने वारंटी कार्ड इशू किया था इसलिए यू आर लायबल कि मुझे वारंटी ऑनर करके दो। क्लियर? उसमें पास्ट इवेंट कोई नहीं है ना, तो आप पूछ रहे हो। बोले फ्यूचर के अंदर अगर हमने कोई चीज अपनी रिपेयर करवानी है, मिसाल के तौर पे राइस वाले सोच रहे हैं फ्यूचर के अंदर एसी रिपेयर करवाएं, अब अगर रिपेयर करवाए बगैर बंद कर दें कारोबार तो कोई राइस वालों को पूछने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। समझ आ गई बात? वो बोल जो तूने सवाल पूछे, समझ आ गई? पहले 6 महीनों में तो हमें पता चला कि अगले, हाँ, तो फिर अगले 6 महीने हम क्यों भेजेंगे? पता है कि रिपेयर हमने बिजनेस बंद ही करना है, हाँ तो फिर क्यों भेजेंगे रिपेयर? बंद कब से जाना है भाई, सादा सी बात है यार। ये जो वारंटी वाला सवाल था, पहले 6 महीने कोई ना कोई हमने चीजें बेची होंगी, वो इधर रिपेयर होने आ गई होंगी, इसलिए उनकी लाइबिलिटी बुक करने की जरूरत नहीं। फिर साल के आखिरी 6 महीने हमने चीजें बेची होंगी या कारोबार बंद कर दिया होगा, वैसे बात कर रहा हूं, चीजें बेची होंगी और ये इंशाल्लाह इस साल सही होने आ जाएंगी या अगले साल, तो यहाँ पे खड़े होके हम लाइबल फील करें, यहाँ पे खड़े होके हम लाइबल फील करें कि 6 महीने लोगों को मैंने चीजें बेच दी हैं, वो आगे कहीं जाके रिपेयर के लिए आ सकते हैं हमारे पास, तो ये लाइबिलिटी हम बुक कर रहे हैं। अब अगर आज हम कारोबार बंद भी कर देते हैं इस दिन, तो अगले वो उन्होंने तो वारंटी कार्ड लेके आ जाना है हमारे पास। अच्छा जी, IS 10 हम कर रहे थे। IS 10 के अंदर आप 2 बेसिक बातें बताएं, हमने क्या पढ़ी थी? कितने किस्म के इवेंट्स हैं? 2 किस्म के। नंबर 1 एडजस्टिंग एंड नंबर 2 नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं ये सुन लें, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं ये सुन लें। इंग्लिश का कोई फिक्रा बोलें, बोले 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 बोले, चले स्टैंडर्ड खोल लेते हैं, आपको अगर भूल रहे फिक्रा। इवेंट्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ मसला दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। और अगली बात बोले, इवेंट्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ अ मसला दैट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तो बार बार जरा इंग्लिश से समझें बात को, बोले इवेंट्स
that provide evidence of a masla that existed at balance sheet date. आगे बोले events, बोले that are indicative of a masla that arose after the रिपोर्टिंग डेट. ये रिपोर्टिंग डेट के बाद अरोज हुआ है और ये रिपोर्टिंग डेट पर एग्जिस्ट करता था. ये फर्क है एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट में. अच्छा, कल कौन कौन सी एग्जांपल्स हमने कर ली थी? जी, कौन कौन सी कर ली थी? 1 2 4 एंड 6 एंड 7. चलें जी, माशाल्लाह बच्चे आगे हैं. एडजस्टमेंट में 5 करते हैं. आज की पहली करें जी, एडजस्टमेंट 5. ये इसमें एक आपको बड़ी मजे की चीज मिलेगी. शायद आपके दोनों कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए. करें, आप करो बस जल्दी जल्दी जल्दी. एडजस्टमेंट पढ़ो, ट्राई करें. जूते उतार देना भाई, ऐसे नहीं बैठा जाएगा. गीले पाँव से कैसे बैठा जाएगा? गीले जराबे गीले पाँव. रिलैक्स हो जाओ बस. ठीक है, ओवर. साल खत्म होने के कितने दिन बाद? 1.5 महीने बाद. भाई दूसरी क्लास वाले बैठे हैं बच्चे, अपनी पढ़ाई करें, इधर मत देखें. साल खत्म होने के 1.5 महीने बाद इट वॉज पता चला डेट कंपनी कैशियर, वो जो रशीद नहीं था कंपनी कैशियर, वो गड़बड़ करता रहा था. विड्रू 10 मिलियन फ्रॉडेंटली फ्रॉम बैंक अकाउंट. चेक बना बना के अपने रिश्तेदारों को देता रहा, फ्रॉडेंटली फ्रॉम बैंक अकाउंट. ओनर भी शहजादा था. चेक पे जब साइन करना होता था तो इधर उधर की बातें करते ओनर से चेक पे साइन करवा लेता था. सर निहारी में बनवा के लाए अपने घर से, बड़ी मजे की है. ओनर बातों, अच्छा यार चेक हाँ आज के 10 चेक हैं, चल साइन. तो बैंक से पैसे निकलवाता रहा कैशियर. ऑन 15 फरवरी 2014 इट वाज रिवील्ड दैट कंपनी कैशियर विड्रू 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपया बनता है ना, फ्रॉडेंटली फ्रॉम बैंक. इसमें से 7 मिलियन की गेम डाली है उसने हमारे साल. एक बात इंप्लाइड बता दें, 3 मिलियन बाद में हमारे साल के ड्रॉ किए गए हैं. तो मुझे बता दें सोच के कि अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि वो इवेंट बताएं डेट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ कंडीशन डेट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, पहले मुझे उसका नाम बताएं. इवेंट डेट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ नुकसान डेट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट. 7 मिलियन. टोटल कितना लॉस है? 10. उसमें से कितना हमारे साल में हुआ, कितना हमारे साल के बाद हुआ? 3 का. इवेंट डेट आर इंडिकेटिव ऑफ अ नुकसान डेट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ना, वो तो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद रोज हुआ. तो ये डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त है, इसको आप पढ़ा करेंगे ना तो आपको फौरन बात क्लिक कर जाया करेगी. और जो कल हमने उर्दू में बात की थी, यार आगे नहीं पढ़ना, एसी बंद करो. अच्छा आगे नहीं पढ़ना, जितना मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ उससे आगे नहीं पढ़ना. वो अगला मसला है. इंश्योरेंस कंपनी से हमने पैसे मांग लिए, इंश्योरेंस कराई होगी हमने, वो अगला मसला है, उसको छोड़ेंगे. बता दें जी नुकसान, हाँ जो हमने उर्दू में बात की थी समझने के लिए, सही सलामत. तो नुकसान कितने? 10 मिलियन. इसमें से 3 मिलियन तो पैसे सही सलामत थे ना 31 दिसंबर तक. मसला किस में था? 7 मिलियन में. अब हम क्या करें जी, 10 के टुकड़े कर दें 2. 7 मिलियन का नुकसान हमारे साल और 3 मिलियन का नुकसान अगले साल. ये डायग्राम थी कल 31 दिसंबर 13 थी ना, और 31 मार्च 14. ये जो 3 महीने थे, जनवरी फरवरी मार्च. फरवरी में पता चला कि 10 का नुकसान हो गया. तहकीक से पता चला कि हमारे कैशियर ही चोर निकला. इधर चोरी उसने की 7 की और इस अरसे में चोरी की उसने 3 की.
तो 10 का लॉस है हमारा, मिस अप्रोप्रिएशन है, उसमें 7 को मैं एडजस्ट करूंगा अपने साल में और 3 को क्या कहूंगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और इस बुनियाद के ऊपर मैं 7 की एंट्री करूंगा एक्सपेंस डेबिट बैंक। यार आप अपने शायद आप पे IAS 37 चढ़ा हुआ है, इसमें ये मैंने अभी तक जितनी भी मिसालें कराई हैं ना, शायद एक मिसाल थी शायद एक मिसाल थी IAS 37 की, वो थी 0.7 वाली, डेटर का पैसे लेके भाग जाना, डेटर का पैसे लेके भाग जाना, LED टीवीज का बिक जाना या चोरी हो जाना, या कैश चोरी हो जाना। यार इट इज नॉट अ लाइबिलिटी भाई, ये वो IAS 37 के रूल आप इसमें ना लगाएं। IAS 37 डील्स विद प्रोविजंस। प्रोविजन क्या होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट जिसका रिलायबल एस्टीमेट निकल सके, इट इज नॉट अ प्रोविजन। तो खुदा के लिए ये IAS 37 जो आपके दिमाग पे चढ़ा हुआ है उसको निकाल दे जहन से, सादा चीज को सादा रखें। इंट्रो की क्लास का बच्चा उठा के लाएं इधर इधर, वो आपसे ज्यादा जल्दी चीज को समझ लेगा। वो क्यों ज्यादा जल्दी चीज को, उसने IAS 37 पढ़ा नहीं हुआ, उसके दिमाग पे चढ़ा नहीं हो, कहेगा कैश चोरी हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। तो डू नॉट मिक्स इट विद IAS 37। IAS 37 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या ये प्रोविजन है, क्या ये कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी है? केवल लॉयर से हमने मशवरा मांगा क्या बनना है क्या नहीं बनना। प्रोविजन क्या होती है, पास्ट इवेंट हो और उसकी वजह से हम लाइबल फील करें। हम किसी की तरफ लाइबल फील कर रहे हैं या हमें कोई डाज मार के चला गया है, हमें कुछ हमारे चोरी करके चला गया, चोरी में कहाँ IAS 37 आ गया? इज नॉट IAS 37। ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। वैसे ही आमतौर पे पूरे पाकिस्तान में टीचर IAS 10 37 इकट्ठा पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि IAS 37 वाली सारी चीजें IAS 10 में। IAS 10 एक अपनी एग्जिस्टेंस रखता है जो बताता है इवेंट्स कौन से एडजस्टिंग है, कौन से नॉन एडजस्ट। हाँ, उसमें कोई कोर्ट केसेस वगैरह आ जाए तो फिर हमें IAS 37 और 10 को इकट्ठा लगा के देखना पड़ेगा। फिलहाल तो सिंपल IAS 10 चलने दें। अच्छा भाई, 7 की क्या करूं, जर्नल एंट्री। ये तो डिस्कशन हो गई 7 के बारे में। 7 की जर्नल एंट्री कर दूं और जो 3 रुपए हैं उनके, अच्छा और 7 के बारे में एक और बात, 7 रुपए, 7 के बारे में नो डिस्क्लोजर, बोले 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 नो डिस्क्लोजर। और 3 के बारे में बताएं, 3 के बारे में ना 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 नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री, डिस्क्लोज मटेरियल if amount is material. Done? Disclose, हम डिस्क्लोज करेंगे मोहतरम, हमारा 3 मिलियन का कैश हमारे साल के बाद चोरी हो गया है, इसकी एंट्री हम कर नहीं सके। यूजर्स आपको इसलिए बता रहे हैं कि एक बड़ा नुकसान था, हमने सोचा आपको बताते चले, लेकिन ये हादसा अगले साल का है इसलिए हमारे साल में एंट्री नहीं होगी। तो ये दोनों के ऊपर फिर बड़ी सी हेडिंग डाल लें आप, जो भाई ने सवाल पूछा था कि वो बात भी क्लियर हो जाए। 13 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 7 की एंट्री होगी। अगर 3 रुपए आपको मटेरियल लग रहे हैं तो इसे क्या कर दें, डिस्क्लोज कर। जैसे कि हमने पीछे सवाल किया तो उसमें आग लगी हुई थी, तो सारा ये मटेरियल कुछ बाद में आए थे, 3 लोग बाद में 7 लोग पहले आए, तो उसमें हमने 10 की पेमेंट पहले इकट्ठी रिकॉर्ड करनी है, 10 के एक्सपेंस इकट्ठे रिकॉर्ड करनी है। और अब इसमें तो साइन ईयर एंड से पहले ही हुए साइन, चेक में साइन करने थे, लेकिन वो हो सकता है। ये किसने कहा ये पहले हुए हैं साइन, ये कहाँ लिखा हुआ है? जब अपनी तरफ से कह रहे हो, नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल आपने गलत बात कर दी। ऐसे ही अपनी तरफ से बात बढ़ा रहे हो। सवाल को सीधे सीधा रखो। आप बाकी लोग इसके सवाल ना सुनिएगा। इट वाज रिवील्ड दैट कंपनी कैशियर विथड्रू 10 मिलियन, निकाले 10 मिलियन, आउट ऑफ दिस 7 वाज विथड्रू बिफोर 31 दिसंबर 13 एंड 3 वाज विथड्रू आफ्टर। और वो डेली जाके चेक साइन कराता होगा पैसे। अच्छा जी, अब ये नुकसान कितना हुआ हमारा? 10। जी जी, इकतीस दिसंबर 13 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जब 31 दिसंबर 13 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट होके जारी होंगे ना यूजर्स के पास, तो ये एंट्री डाल के हम भेजेंगे और 13 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही डिस्क्लोजर बनाएंगे। हाँ भाई कह रहे हैं ये वाकया तो 31 दिसंबर के बाद हुआ है मोहतरम। अगर अमाउंट बहुत मटेरियल है और यूजर्स को पता चलनी चाहिए कि यार कंपनी के हालात बड़े माड़े हो गए हैं, साल खत्म होने के बाद कंपनी के साथ ये हैंड हो गया है, तो फिर आप यूजर्स को बता दें। ऐसे लिख के बताने में क्या मसला है?
लिख के बताने में क्या मसला है? हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं? माना कि अगले साल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, अगर इन 3 महीनों में कोई मेजर हादसा हो गया बिजनेस में, तो यूजर को बताने में क्या मसला है? अगले साल इसकी जनरल एंट्री होगी, या आप बिल्कुल सही करें, अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी जनरल एंट्री होगी। लेकिन 13 के अकाउंट्स जब यूजर को डिस्पैच करें तो 7 रुपए की क्या डाल के भेजें? जनरल एंट्री। और 3 रुपए अगर हमें मटेरियल लगे तो बता दें हमारे साल के बाद इतना नुकसान हो गया, लेकिन ये ऑब्वियसली हमारे साल में इसकी एंट्री नहीं हो सकती। ओके, आगे चलें। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी के पास हम गए, WL and its insurance company reached an agreement for settlement of this claim at 8 million. इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्री हुआ कि यार आप 8 मिलियन हमें दे दें, तो अब इंश्योरेंस कंपनी ने 8 मिलियन देने का वादा कर लिया। तो अब इंश्योरेंस कंपनी से जो 8 आना है वो बता दें, उसको मैं क्या कहूँ, ये 8 जरा सोच के बताएं। असल में ना आपने ना 10 के हिस्से कर दिए 2, आपको नुकसान जो हुए ना ये हमारे साल के, ये अगले साल के। इंश्योरेंस कंपनी ने 7 के बदले 8 दिए होंगे, 3 के बदले 8 दिए होंगे, या पूरे 10 के बदले 8 दिए होंगे? पूरे 10 के बदले 8 दिए होंगे। डन, ऑब्वियस सी बात है, और तो कोई तुक नहीं बनती कि इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे दे दें। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ने बोले किसके बदले पैसे दिए होंगे? 10 के बदले कितने? 8। अब बता दें जिस तरह हमने नुकसान को तोड़ा है, क्या उसी तरह हम तोड़ सकते हैं क्या इंश्योरेंस रिकवरी को? तो इंश्योरेंस रिकवरी को तोड़ें। यार इसका तरीका पता है क्या है? कि आप जो है ना यहीं पे कर लें। अभी ये तो आसान सी चीजें हैं, मैं किसी से भी पूछूंगा आप बता देंगे 30% और 70%। पेपर में तो मसला तब आने जब इधर 56 मिलियन लिखा हो और इधर 42 मिलियन लिखा हो और इधर ये लिखा हो, फिर आपके जो है वो बुकें चुन। तो इसका सादा सा तरीका ये है कि 3 डिवाइडेड बाय 10, तो 30% नुकसान ये है, परसेंटेज निकाल रहा हूं ना, और 60 डिवाइडेड बाय 10, कितने परसेंट नुकसान हमारे साल हुआ? 70%। कितना नुकसान अगले साल हुआ? 30%। इसके अगेंस्ट रिकवरी बोलें, लॉस के अगेंस्ट रिकवरी, इसको भी तोड़ दें। अब तोड़ने में 7-3 करूं या परसेंटेजेस यूज कर लूं? तो 70% रिकवरी हमारे साल से रिलेटेड टू 30% रिकवरी अगले साल में डालेंगे। 5.2.4 लिखें आगे, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। हमारे साल के नुकसान के बदले कितने मिलेंगे और अगले साल के नुकसान के बदले कितने मिलेंगे? 2.4। आप बता दें जी 5.6 का क्या करूं 13 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और 2.4 का क्या करूं? 5.6 की एंट्री कर दें, रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। वो मैंने कहा था आपको इनकम भी बुक कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी कर लें। रिकवरी को खास तौर पे IAS 37 में नहीं जाएगी, और इसको आप रीइंबर्समेंट वाले रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि रीइंबर्समेंट वाले रूल मोर और लेस आप असल में ना कुछ चीज़ों में स्टैंडर्ड में गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती। तो IAS 37 से शायद आप हेल्प लेके इसको वर्चुअली सर्टन की बेस पे रिकॉर्ड कर दो, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि IAS 10 ने इस पर इतनी बहस नहीं की। लेकिन एक बात ज़रा सोच लें, वो सादा सी बात है कि यार ये जो रिसीवेबल मैं बुक कर रहा हूँ इसके अगेंस्ट मेरी मर्जी एक्सपेंस क्रेडिट, हाँ मैं ये कह रहा था सॉरी कि इस पे रीइंबर्समेंट वाला सेक्शन वाज़ेह तौर पे नहीं लग सकता, क्योंकि रीइंबर्समेंट वाला जो पैरा था 53 और 54 था, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, वेयर एन एक्सपेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड अगेंस्ट अ प्रोविजन। तो प्रोविजन तो इधर है कोई नहीं, तो एग्जैक्टली वो चीज़ें नहीं लग सकती। लेकिन मोर और लेस आप कह रहे हो अकाउंटिंग रूल सेम है, अकाउंटिंग रूल सेम है। बहुत सी चीज़ें जिसमें अकाउंटिंग ने गाइडेंस नहीं दी होती। कई आर्टिस्ट हैं पेंटिंग बना रहे होते हैं, अब ये पेंटर्स काफ़ी अर्से से अकाउंटेंट्स को कह रहे हैं हम पेंटिंग बना रहे हैं, हमारे लिए कोई स्टैंडर्ड बना दो। IAS 41 लोगों ने अलग बनाया हुआ है, IAS 2 अलग बनाया हुआ है, पेंटिंग्स बनाते हैं, बना के बेचते हैं, हमारे लिए अलग स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। अब जब स्टैंडर्ड्स ना बने हो चीज़ों में तो इधर उधर के रूल पड़े हुए लगाए जा सकते हैं, बेसिक्स तो सेम है। तो रिसीवेबल बस बुक करें, आप छोड़ें इसको 5.6, लेकिन इसकी डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं है। किसकी? 5.6 की, क्योंकि इसकी एंट्री होगी। और पीछे क्या बचा? 2.4। इसको क्या करें नो जर्नल एंट्री।
क्या कर दें, डिस्क्लोज इन नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 13। मैं दोबारा लिख दूं यहाँ 13 ताकि वो जो भाई ने बात पूछी है उनको कंफ्यूजन ना रहे। डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 13 इफ मटेरियल, अगर आपको अमाउंट मटेरियल लगती है। अब जी आप मुझे ये बताएं कि इसको अंग्रेजी में लिख के कैसे आना है। सवाल की रिक्वायरमेंट तो कुछ और थी ना, इसको अंग्रेजी में लिख के कैसे आना है। लॉस ऑफ ₹7, लॉस ऑफ ₹7 is an event that provide evidence of a condition that existed at the end of reporting period. Therefore, it is an adjusting event, and we will increase expense and decrease bank with the ₹7, and will record a receivable from insurance company of 5 point, इतनी सी बात लिख के आ जाएंगे 7 और 5.6 के बारे में। और आगे क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ ₹3 is an event that is indicative of a that arose after the reporting period। आगे इधर ना देखें, therefore it is a non-adjusting event, therefore it is a non-adjusting event। However, if the amount is material, बोले however if the amount is material, then this amount of 3 million, पेपर में लिख के आएंगे, and its receivable of 2.4 million will be disclosed in the notes to the financial statement for the year ended 31 दिसंबर 13। इस तरह लिख के आएंगे। अब जरा दोबारा देखें इसको कैसे लिखना है, ताकि एडजस्टिंग नॉन, IAS 10 की अंग्रेजी तो आसान है ना, IAS 10 की या एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग। IAS 10 में कोई 14-15 सिनेरियो तो है नहीं जो IAS 37 में कल हमने पढ़े थे। प्रोविजन अलग है, कंटिजेंट लायबिलिटी अलग है, एसेट अलग है। IAS 10 में तो 2 सिनेरियोज हैं बस। तो बताएं जी, लॉस ऑफ ₹7, आगे इधर से बोल दें, लॉस ऑफ ₹7 इज एन इवेंट दैट existed at the, therefore it is an, लेकिन थोड़ा सा कोई एक दो फिक्रा और डालें ताकि नंबर मिले। therefore we will increase the expense and will decrease the and will record a related receivable of 5.6। ठीक है, ये बात किसके बारे में लिख के आगे में, एडजस्टिंग की एंट्री को समझा दें, एडजस्टिंग की एंट्री को अंग्रेजी में समझा दें। अब कौन सा बच गया, तो लॉस ऑफ ₹3 is an event that relates to that is indicative of a condition that arose after the balance sheet date, therefore it is a non-adjusting event। However, if the amount is material, it will be disclosed in the notes to the for year ended 31 दिसंबर 13, giving brief nature of event and estimate of फाइनेंशियल इफेक्ट। इस तरह लफ्ज़ ऐड करके आपने अंग्रेजी में मार्क्स लेने हैं। और मैंने आपको मशवरा दे दिया था कि आप जो है ना कल ये सिर्फ 1 और 2 याद कर लेना था, क्योंकि 1 और 2 में एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग दोनों की रिवीजन हो रही थी। तो बहरहाल मेरा नहीं ख्याल शायद ये पॉइंट इतना तफसील से लिखा हो जितना तफसील से मैंने कराया आपको। ये तफसील से मैंने कराया वो ज़्यादा बेहतर है। थेफ्ट आफ्टर द बैलेंस शीट रेट रिलेट टू सर्कमस्टांस रेट रोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, 5वां लॉ। हाँ तो काफ़ी तफसील से लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ाने की जरूरत नहीं। लॉस ऑफ 7 एग्जिस्ट, ये तो काफ़ी तफसील से लिखा हुआ है। ओके आगे चलें जी, कौन सा पॉइंट था ये, 5, हाँ 3 रहते हैं। 1 2 4 5 6 7, चलें जी पॉइंट 10 करें भाई, एडजस्ट करें नॉन एडजस्टिंग। इन जनवरी 2014, साल ख़त्म होने के बाद, साल ख़त्म होने के अगले साल, इन जनवरी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्जन ऑफ मोबाइल फ़ोन, कोई नया वर्जन आ गया मोबाइल फ़ोन का। WL ने सोचा कि अब प्रीवियस वर्जन जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसकी प्राइस क्या हो गई,
रिड्यूस हो गई। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमारी एक मोबाइल की दुकान है, उस दुकान के ऊपर हमने एक मोबाइल रखा हुआ है, वो कौन से सैमसंग की सीरीज आती थी, एस सीरीज, S5 रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे हमने दुकान के ऊपर S5 मोबाइल रखा हुआ है ईयर एंड पे। जनवरी में पता चला कि S6 आ गया है। इन जनवरी इंट्रोडक्शन हो गया नए वर्जन का S6 का। तो WL ने सोचा कि अब जो मेरे पास पुराने मोबाइल पड़े हुए हैं वो उसकी तो डिमांड गिर जानी है, तो वो जो पुराने मोबाइल पड़े हुए हैं उनकी वैल्यू कम कर लें। असल में ना ये IS-37 नहीं है, ये है NRV लॉस, क्योंकि आपके पास जो पड़े हुए मोबाइल हैं, WL रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ प्रीवियस वर्जन्स, जो इसके पास ऑलरेडी स्टॉक में पड़े होंगे उसकी प्राइस इसने कम कर दी, क्योंकि उसको पता था कि आप मेरे पुराने मोबाइल नहीं लिखते। अब जनवरी में ये न्यूज़ आने से पहले 31 दिसंबर को अगर मैंने कोई मोबाइल सोचा हुआ था 50,000 का बेचूंगा, तो ये जनवरी में न्यूज़ आने के बाद अब वो मोबाइल मैंने सोचा 50,000 की बजाय सिर्फ 35,000 का मैं बेचूंगा। मैंने खुद ही रिड्यूस कर दी प्राइस, मुझे पता था कि रिड्यूस करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है, तो मैंने खुद ही प्राइस रिड्यूस कर दी। तो बता दें ये वर्जन नए मोबाइल का कब लॉन्च हुआ, जनवरी में। डज इट रिलेट टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट or they existed at balance sheet date, arose after the balance sheet date? That's why it is a कौन सा पॉइंट है 10 in this case नॉन एडजस्टिंग। और तरीका है ये क्या, ये तो जवाब नहीं होता, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो इवेंट्स, इट इज एन इवेंट दैट इज एन इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन दैट अरोज आफ्टर द, यार खाली ये नहीं लिखना, थोड़ा सा ये भी लिखाइएगा, because new version is launched in January, कुछ ये भी लिख के आइएगा ना, because new version is launched in January, therefore it is a not single. However, if the amount is, then it will be disclosed in notes to the financial statement for the year ended 31 December 2013. Okay. यार ये एक बड़ा मजे का इवेंट है, इसको जरा ट्राई करें। 11 in March 13 WL issued a guarantee। WL को लिख लें PTCL, पेरेंट, समझने के लिए PTCL। PTCL issued a guarantee against a loan obtained by Ufone। अच्छा बताएं जी, किसने किसके लोन की गारंटी दी? तो यूफोन ने PTCL से लोन लिया होगा या किसी और से लोन लिया होगा जिसकी गारंटी, किसी और से लोन लिया होगा। PTCL गारंटर बन रहे और गारंटी दी जा रही है यूफोन की। इन मार्च 13 PTCL issued a guarantee of its subsidiary रे लिमिटेड अमाउंटिंग टू 40 मिलियन, और ये गारंटी अगेंस्ट अ लोन ऑब्टेन्ड बाय इट्स सब्सिडरी, आगे लिख लें फ्रॉम बैंक, इसने बैंक से लोन लिया होगा, बैंक से लोन लिया होगा। तो सब्सिडरी यानी यूफोन को कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था, तो पेरेंट ने जब मीज़ान बैंक के ओनर का फ़ोन किया तो उसने कहा यार भेजें यूफोन को, बताएं कितना लोन चाहिए, 4 करोड़ रुपया चाहिए, जाएं मदद करें। ओके, इन जनवरी 14 में साल ख़त्म होने के बाद द फैक्ट्री ऑफ RL वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ फायर। फैक्ट्री ऑफ RL, यूफोन की फैक्ट्री में आग लग गई और यूफोन जो है वो अब खुद लोन वापस नहीं कर सकेगी। अब बताएं, खुद लोन वापस नहीं कर सकेगी तो गारंटर को लोन वापस करना पड़ेगा। ये गारंटी देना बड़ा रिस्की काम होता है। जैसे आप कभी जिंदगी के किसी मौके पर अपने दोस्त को आगे कर दें, यार मैं अपने रूम का किराया ना दे सका, इससे ले लेना, और आप उसके बाद नजर ना आए तो दोस्त तो मारा गया। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, गारंटर अपने आप को, अच्छा क्या क्या लग रहा है, एडजस्टिंग इवेंट लग रहा है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट लग रहा है? एक्सेलेंट, नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग पता है किस वजह से लगता है? एडजस्टिंग जिनको लगता है ना वो इस वजह से लगता है कि मार्च में गारंटी दी हुई है, मार्च में गारंटी दी हुई है और जनवरी में उस बंदे की फैक्ट्री में आग लगी है जिसकी वजह से ये मसला हुआ। असल में मेरे भाई
ये जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, गारंटी की लायबिलिटी आपके कंधों पे कब पड़ती है, ये इस कॉन्सेप्ट को जरा समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गारंटी की लायबिलिटी आपके कंधों पे कब पड़ती है? गारंटी की लायबिलिटी गारंटर के कंधों, यानी गारंटी देने वाले, गारंटी की लायबिलिटी गारंटर के कंधों पे गारंटी देते ही पड़ती है या जिसकी गारंटी दी उसके डिफॉल्ट पे पड़ती है? तो मोहतरम ये इवेंट ना डिफॉल्ट पे डिपेंडेंट होता है। व्हेन द डिफॉल्ट हैपेंड अगला साल, सो इट रिलेट्स टू अ कंडीशन दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस। मार्च में तो हमने सिर्फ एक जिम्मेदारी सी दे दी थी, और याद रखिएगा जिम्मेदारियां देके लोग परेशान नहीं होते अनलेस कि अगला बंदा मुकर जाए कि आप मैं नहीं दे सकता, तू मेरी जगह जिम्मेदारी ले। तो ये थोड़ा सा एक बारीक पॉइंट था, इसको जरा आपने ना स्टार सा लगा लें, इसको अलग से याद रखना है। ये एक स्पेशल पॉइंट है गारंटी वाला। इसमें जिम्मेदारी हमारे कंधों पे कब पड़ती है? जिम्मेदारी देते ही या जब हम जिम्मेदारी में डिफॉल्ट करें, जिम्मेदारी में जब जिसकी जिम्मेदारी दी गई वो डिफॉल्ट कर जाए। नहीं, डिस्क्लोज की भी कोई जरूरत नहीं। पॉइंट 12 अच्छा, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिसाइड हो गया। पॉइंट 12 नहीं चलें यार, 2 पॉइंट मैंने आपसे रोक के रखे हुए थे, अब वो पढ़ाई देता हूं आपको। यार ये पहली दफा किसी क्लास में मिसाल देने लगा हूं, देनी भी नहीं चाहिए वैसे, अजीब सी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सबसे ज़्यादा नापसंद थी ये चीज़। तो बहरहाल अगर आपको पता चला कि 5 जनवरी को तलाक हो गई है मिस्टर ए और मिस एम में, 5 जनवरी को तलाक हो गई है, तो क्या आपके जहन में आएगा पहले से ही कोई आग लगी हुई थी या 3-4 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ होगा? या यार ये 3-4 जनवरी वाले कौन है यार, कॉन्सेप्ट की मत मार दी, हद होगी यार। ऐसे मुंह उठा के शोर 5 जनवरी को तलाक दे देता है, हद होगी यार। क्या 4 जनवरी को बेगम ने कहा होगा तुझे शर्म नहीं आती, उसने कहा होगा मैं, इतना तो नहीं होता ना यार। तो ये तो बहुत बड़ा स्टेप है। तो अब बता दें ये रातों रात तलाक हो जाती है, यानी कोई एक दिन में कुछ ऐसा होता है कि तलाक हो जाती है, जब बहुत अरसे से रिकॉन्सिलिएशन होनी करने चाह रहे होंगे, रिकॉन्सिलिएशन कई महीनों से रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे होंगे, लेकिन रिकॉन्सिलिएशन तो बीआरएस की तरह नहीं रिकॉन्साइल हो रही होगी। अनप्रेजेंटेड भी डाल देगा, बीवी अनक्राइटेड डाल देगी, फिर भी रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं हो रही होगी, बच्चे परेशान होंगे। तो आप बता दें तलाक रातों रात हो जाती है, यानी 3-4 जनवरी को कुछ हुआ होगा या पहले से ही कुछ अंदर ही अंदर जंग चल रही होगी, काफी महीनों से कोई मसला चल रहा होगा। इस बुनियाद पर आपने इस तलाक को, अगर अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोहर और बीवी की पब्लिश नहीं हुई, तो आपने इस तलाक को एडजस्टिंग इवेंट लेना है। आपने क्या लेना है? क्योंकि अगर 31 दिसंबर को भी आप जाके पता करते तो बीवी मेके थी और शोहर जो है वो अपने मेके था। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो ये एडजस्टिंग इवेंट लिया जाएगा। अब इसको हम अपने जरा लिंक करते हैं बातों से, वो जो हमने अब कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। मोहतरम एक सिनेरियो हमने ये पढ़ा था कि डेटर की फैक्ट्री में हमारे साल आग लगी, इस साल बैंक करप्ट हुआ। ना भाई, अब बात, अच्छा डेटर की फैक्ट्री को इस दिन आग लगी नवंबर में और इस दिन बैंक करप्ट हुआ, इसका नाम किसी को याद है हमने क्या रखा था? एडजस्टिंग इवेंट। और अगर डेटर की फैक्ट्री को इस दिन आग लगी और इस दिन बैंक करप्ट हुआ तो इसका नाम हमने क्या रखा था? अच्छा, एक सिनेरियो आई कैप ये टेस्ट कर रहा है कि डेटर इस दिन बैंक करप्ट हो गया, कोई आग नहीं लगी, कोई कुछ नहीं हुआ, बस 15 जनवरी को डेटर ने आके कहा यार मैं नहीं पैसे दे सकता यार, बस यार बस यार मैं तुझे पैसे नहीं वापस, 31 दिसंबर का जो बैलेंस है ना वो मैं नहीं दे सकता यार, बस। एकदम कुछ ऐसा हुआ है या काफी अरसे से ये बेचारा फाइनेंशियल क्राइसिस में होगा और अब ये वक्त आ गया कि हाथ जोड़ने पे मजबूर हो गया, यार खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकूंगा। रातों रात कुछ ऐसा हुआ है, 10-15 दिन में कुछ ऐसा हुआ होगा। क्या एज्यूम करेंगे कि 2013 में वापस, क्या एज्यूम करेंगे? काफी अरसे से ये फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे
15 को आके तो इसने सिर्फ कम्युनिकेट ही किया था। तो ये मैंने कल छुपा के रखी हुई थी बात, क्योंकि ये इसके ऊपर एक अलग सा रूल है जो मैंने अभी आपको सिखाया है, वो आपने याद करना है। लेकिन उससे पहले मैं सफ़े के एंड पे रूल 1 आपको पढ़ा दूं। इफ क्वेश्चन इज खामोश अबाउट रीजन ऑफ तलाक, देन वी विल एज्यूम कि साल के एंड पे भी शायद तलाक हो ही सकती थी अगर जो है वो बात बढ़ जाती। ठीक है, इफ क्वेश्चन इज खामोश अबाउट रीजन ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ डेटर, देन वी विल एज्यूम इट एज एन एडजस्टिंग इवेंट। बता देना साल खत्म होने के 15-20 दिन बाद डेटर ने आके कहा मैं पैसे नहीं दे सकता, क्या एज्यूम करें? साल के बाद बेचारे को कोई मसला आया है या काफी महीनों से कोई मसला चल रहा होगा? ये मैं करूं, काफी महीनों से मसला चल रहा होगा। अच्छा यार, दो चीजों में आपने ऐसा करना है, दो चीजों में, एक डेटर में, एक और मिसाल देता हूं आपको, वो आपने मुझे बतानी है, जरा इंटरेस्ट लेके समझनी है। इस दिन फ्लड आया और इस दिन स्टॉक सस्ता बिका। आप बता दें इस फ्लड की वजह से सस्ता बिका ना, पानी चला गया हुआ था स्टॉक में, तो ये कौन सा इवेंट कल बताया था? एडजस्टिंग। इस दिन जनवरी में सैलाब आया और फरवरी में जाके जब चीज बेची तो पता चला ये तो सस्ती बिकी है, तो ये क्या? अच्छा वैसे ही सवाल बता दें कि हमारे पास कोई एसी पड़ा हुआ था, हमने जनवरी में जाके बेचा और वो कॉस्ट से भी सस्ता बिका। अब तो वजह बताई नहीं सवाल ने, अब तो वजह, इसका मतलब है अगर आप 31 दिसंबर को भी जाके बेचते सस्ता बिकता, बस बिकते ही कंफर्म हो गया कि इसने सस्ता बिकना था, क्योंकि इस चीज में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही शायद कोई डिमांड नहीं थी इसकी मार्केट में। जैसे मैं मिसाल दे दूं आपको, जैसे कई दफा होता है कोई मोबाइल आप बाहर के मुल्क से ले आए, अब आप दिसंबर को भी बेच दें या जनवरी को भी जाके बेच दें, वो बिकना कम पैसों के अंदर ही है। कभी उसके लॉक का मसला होगा, कभी सिक्योरिटी का मसला होगा, कभी उसका डब्बा नहीं होगा, कभी उसका ओरिजिनल चार्जर नहीं होगा, कोई ना कोई मसला होगा। तो चाहे आप 31 दिसंबर को जाके बेचें, चाहे 15 जनवरी को जाके बेचें, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन कि अगर पहले भी बेचते तो भी वो सस्ता ही बिकना था? तो ये दो बातें याद रख लें, नंबर 1 इन्वेंट्री एंड नंबर 2 डेटर। कुछ नहीं करना, रूल 1 लिखा हुआ है, दो बातें याद रख लें, नंबर 1 डेटर और नंबर 2, डेटर के भी एडजस्टमेंट 3 है, इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट 13 है। डेटर और इन्वेंट्री के बारे में अगर रीजन ना बताए, रीजन क्या होती है? इन्वेंट्री के बारे में फ्लड की रीजन बता सकता है, इन्वेंट्री के बारे में जो है कंपेटिटर आने की रीजन बता सकता है, लेकिन अगर कोई रीजन ना बताए, डेटर के बारे में आग लगने की फैक्ट्री की रीजन बता सकता है, लेकिन अगर रीजन ना बताए, तो जब रीजन बारे में खामोश हो डेटर और इन्वेंट्री के बारे में, इन दोनों को हमेशा क्या लेंगे? एडजस्टिंग इवेंट। तो ये बिल्कुल एक खास किस्म का सिनेरियो है जो आज के लिए रखा हुआ था, वो एडजस्टमेंट 3 और 13 में पढ़े। 3 में आ जाए, एक डेटर था यार, उसने 35 मिलियन देने थे 31 दिसंबर 13 को, 10 जनवरी को पता चला वो बैंक करप्ट हो गया। क्या वजह बनी, क्या हुआ होगा, पता नहीं कितने अरसे से बेचारा फाइनेंशियल क्राइसिस में होगा, कहीं जाके बैंक ने वो सॉरी अब जाके कोर्ट ने डिसाइड कर दिया यार ये बैंक करप्ट हो गया, तो इसलिए बोले इसको क्या लेंगे? अच्छा इसकी ना अंग्रेजी जिस तरह आई कैप लिखते हैं ना, फिर वो मैं आपको दिखा दूं, इसकी अंग्रेजी भी आपने याद करनी है। सॉल्यूशन देखें इसका, बैड डेट इमीडिएटली आफ्टर द, इमीडिएटली का मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 2.5 महीने, जब मर्जी बैड डेट हो जाए। बैड डेट इमीडिएटली आफ्टर द कंफर्म डेटा, तलाक इमीडिएटली आफ्टर द 31 दिसंबर, कंफर्म डेटा मसला एग्जिस्टेड एट 31 दिसंबर, कोई ना कोई बातें पाइल अप हो रही थी जो जहां तक पहुंची हैं। तो बैड डेट इमीडिएटली आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कंफर्म डेट लॉस एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। एक और मिसाल मेरे जहन में आ रही थी, वो मैंने दी नहीं, लेकिन मैंने कहा दे ही दूं। फरमाया जो शख्स खुदकुशी करेगा तो वो क़यामत के दिन तक रोज़ाना खुदकुशी करता रहेगा और फिर उसको जो अल्लाह अज़ाब देंगे जहन्नुम में वो लागू होगा। तो अगर किसी ने 5 जनवरी को खुदकुशी की तो वो 4 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ होगा, वो पता नहीं कितने अरसे से उसके, बहरहाल फजूल बातें। बैड डेट इमीडिएटली आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कंफर्म डेटा नुकसान एग्जिस्टेड एट, सो इट इज एन, इसको याद करना है आपने। So we will increase the expense and decrease the debtor by rupees 35 million in the financial statement. तो एंट्री लिख लें बैड डेट डेबिट डेटर की, क्योंकि एडजस्टिंग है ना, एडजस्टिंग की मुझे याद करा दिया करें हर दफ़ा एंट्री लिखवाना, एडजस्टिंग की एंट्री लिखवाना याद करा दिया करें। माना कि सवाल में एक्सप्लेनेशन मांगी हुई है, लेकिन समझने के लिए एंट्रीज तो ज़रूरी हैं। 35
हाँ, रीजन ना बताइए तो आप एडजस्टिंग लेना है, रीजन बताइए तो फिर तो रीजन देख के देख लो कि रीजन कब हुई है, पहले वाली है या बाद वाली है। अच्छा, और कौन सा था? 13 पढ़े जरा। एक रेफ्रिजरेटर था यार हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ था 10,000 का, तो कॉस्ट कितनी है? 10,000। ये 6,000 का बिक गया 10 जनवरी को। अबे क्यों ऐसा हुआ, क्या मसला हुआ? और भाई जो भी मसला हुआ ये 10 जनवरी को कम से कम नहीं हुआ होगा। अगर 31 दिसंबर को भी आप जाके बाजार में बेचते तो ये इतने का ही बिकना था, ठीक है? तो इसमें ऑलरेडी कोई ना कोई मसला था जिस वजह से ये सस्ता बिका है, बस बेचने की देर थी, बेचते ही कंफर्म हुआ है आपको कि ये सस्ता था। आप बोले यार जब मैं 31/12/13 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो 31/12/13 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टॉक को किस पे शो करूंगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट कितनी? 10,000। एनआरवी, एक मजे की बात सुने कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एनआरवीज का वैसे ही वेट करते हैं। एनआरवी होती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। बिजनेसमैन आजकल बड़े अक्लमंद हो गए हैं, एनआरवीज को एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस नहीं लेते। वो कहते हैं जनवरी फरवरी मार्च हमारे हाथ में है, जनवरी फरवरी आने तो जो चीज़ बिकेगी जितने की वही इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होगी। तो बचपन में टीचर पढ़ाते थे कि ईयर एंड पे खड़े होके बिजनेसमैन सोचता है इसकी कॉस्ट कितनी है और जनवरी के अंदर इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी होगी, इस बेस पे अंदाजा लगा लेता है बिजनेसमैन कि इसकी एनआरवी कितनी है। लेकिन जब FR2 में आए तो टीचर ने बताया दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, मार्च तक भी डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन नहीं करते। तो आजकल बिजनेसमैन क्या करते हैं, 31 दिसंबर पे इनके पास जो चीजें पड़ी होती हैं 10,000 की, ये उसके एनआरवी नहीं निकालते, कहते हैं जनवरी फरवरी में ऑडिटर्स को बुलाते हैं। मीनवाइल अगर ये चीजें बिक गई तो फिर एस्टीमेट लगाने की क्या जरूरत है, फिर तो सेलिंग प्राइस पता ही चल जानी है। तो ये लोग बड़े अच्छे थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिसंबर के अंदर स्टॉक को कॉस्ट पे रखा हुआ था, लेकिन ऑडिटर्स के हाथ में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, तो साल के बाद 10 दिन बाद कितने का बिक गया? 6,000 का। अब वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 31 दिसंबर की रात को खड़े होकर कह सकते हैं या 10 जनवरी को एक्चुअल सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, जो भी है ये इसकी एनआरवी है। और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हाथ में थी, शुक्र है, और तब भी बिक गया था, तो कोई अंदाजा नहीं लगाना पड़ा, जो एक्चुअल सेल प्राइस होगी वही एस्टिमेटेड सेल प्राइस भी होगी। तो कॉस्ट भी यही हो गई, एनआरवी 6,000 आ गई। अब मोहतरम क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि ये एडजस्टिंग इवेंट है तो इसकी जनरल एंट्री सुन लें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 4,000 रुपये से, खुदा के लिए 6,000 से ना कर दीजिएगा। ये जनरल एंट्री होगी 31/12/13 के दिन, 31/12/13 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। डेटर एक सादा सी बात करो यार, छोड़ परे यार, छोड़ परे। एक स्टूडेंट है, उसके 2 जनवरी को पैसे चोरी हो गए, 4 जनवरी को कॉलेज वालों ने फीस मांगी, वो कहे मैं नहीं फीस दे सकता। समझ आ रही है कोई रीजन? समझ आ रही है? समझ आ रही है। अगला सवाल, स्टूडेंट डेटर होता है ना, स्टूडेंट डेटर होता है ना। एक और स्टूडेंट है, उससे कॉलेज वालों ने 4 जनवरी को जोर डाल के कहा यार तू पैसे दे दे वरना अंदर नहीं जा सकता। उसने कहा सर काफी अरसे से बहुत मसला चल रहा है, मैं नहीं दे सकता पैसे। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर को भी उसे पैसे मांगते ना तो भी उसने इनकार ही करना था। ऐसे ही होगा ना, कॉलेज वाले अगर 4 जनवरी को जोर डालें बेटा पैसे दो, तो आपको सर नहीं हम नहीं अरेंज हो पा रहे, इसका क्या मतलब है? अगर 31 दिसंबर को आके वो कहते तो आपने दे देने थे, आपसे उस वक्त भी नहीं अरेंज हो पा रहे थे। तो डेटर हो या इन्वेंट्री हो और रीजन उसकी नाम बताए, और साल के बाद डेटर बैड हो जाए और साल के बाद इन्वेंट्री सस्ती बिक जाए, आपने हमारे साल में लाके उसको रिकॉर्ड करना है। प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो, जो मर्जी कर लो, बस खर्चा रिकॉर्ड करो आप। ओके अच्छा यार, एक जो चीज है ना, एक चीज वो इसके उल्ट है, वो चीज यही वाला कॉन्सेप्ट है लेकिन वो इसके उल्ट है, वो है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के बारे में अगर तो सवाल कोई रीजन बता रहा है तो रीजन को फॉलो करें, ये बात तो कल भी हो गई थी। पहले मैं आपको रीजन के साथ मिसाल देता हूं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, मैंने कितने एसेट्स की बात कर ली है? 2 एसेट्स की बात कर ली है। किस किस की? आपसे नंबर 1 स्टॉक
नंबर 2 डेटर। अब मैं किसकी बात करने लगा हूं? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। मिसाल के तौर पे आपके पास पैसे पड़े थे, आपने पीटीसीएल के शेयर खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में क्या रूल है मोहतरम कि अगर कोई हुकूमत का नोटिफिकेशन आया कि हम इस कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने लगे हैं और आपने इधर जाके कंपनी के शेयर सस्ते बेचे, तो फिर तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। अगर हुकूमत का नोटिस आया, हम पीटीसीएल के खिलाफ जनवरी में नोटिस आया, हम एक्शन लेने लगे हैं, और फरवरी में आपने पीटीसीएल के शेयर सस्ते बेचे, तो ये तो नॉन एडजस्टिंग। ये तो रूल ऑफ थंब थे जो कल पढ़ लिए, दोबारा सुन ले, पता नहीं कुछ लोग अटेंटिव नहीं थे। नवंबर में नोटिस आया हुकूमत का कि पीटीसीएल ने कोई मसला किया, हम इसके खिलाफ एक्शन लेने लगे हैं। फरवरी में जब आपने शेयर बेचे तो सस्ते बिके, इसका मतलब है कोई ना कोई मसला साल पे इन पे एग्जिस्ट करता था। जनवरी में हुकूमत का नोटिफिकेशन आया कि हम पीटीसीएल के लेने लगे हैं, और फरवरी के अंदर जो है वो आपने पीटीसीएल के शेयर बेचे तो सस्ते बिके, तो ये नॉन एडजस्टिंग। लेकिन अगर यार ऐसे ही पेपर में सवाल आ गया कि जनवरी में आपने पीटीसीएल के शेयर बेचे और वो सस्ते बिक गए, तो ये भी साइलेंट वाला है। लेकिन ये ना डेटर और इन्वेंट्री के उल्टा आपने असूल लगाना है, इसको आपने नॉन एडजस्टिंग कहना है। द रीजन इज कि ये जो चीज है ना, ये रातों रात बदलती है। रातों रात दूर की बात है, जिसने कभी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे गया हो तो 5 मिनट बाद भी शेयर की प्राइस बदली होती है, 10 मिनट बाद भी आपने देखा होगा शेयर की प्राइस बदली होती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स वाले में सवाल कुछ ना कहे तो नॉन एडजस्टिंग, और डेटर और इन्वेंट्री में सवाल कुछ ना कहे तो एडजस्टिंग। ये वाज़े ना स्टैंडर्ड ने बातें लिखी हुई हैं, ये मैं आपको स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स दिखाऊंगा। वाज़े स्टैंडर्ड ने ये 2-3 बातें अलग अलग लिखी हुई हैं, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी चीजें हैं, इस पे रूल ही कोई बनाना पड़ेगा। रूल नंबर 2, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रीजन फॉर चेंज इन वैल्यू इन, देन वी विल कंसिडर इट एज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। वही ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹40 ऑन 31 दिसंबर 13। 31 दिसंबर 13 को हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट थी, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे। फेस वैल्यू 10 रुपये होती है आमतौर पे, लेकिन वो कंपनी माशाल्लाह अच्छी ग्रो कर रही थी, हमने उसका शेयर 40 रुपये का खरीद लिया था। दीज आर सोल्ड ऑन 4 जनवरी फॉर 35। अब इसको आपने क्या लेने, नॉन एडजस्टिंग। द रीजन इज कि इसकी प्राइस तो रातों रात जरूर बदलती है, ये यकीनन कोई 1-2 दिन में ऐसा होता रहता है कंपनीज में, डिमांड सप्लाई की फोर्स की वजह से कि प्राइसेस फौरन बदलती रहती हैं। इसलिए इसको क्या लेना है, इसका सोल्यूशन भी याद करना है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। ये 2-3 सिनेरियोज हैं, रूल 1 रूल 3 है, याद करने पड़ेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लॉस आफ्टर द, यार ना भाई इसका सोल्यूशन देख, वो तस्वीर खींच ली। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट लॉस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट नॉर्मली रिलेट टू सर्कमस्टांस डेट अरोज। बस ये लाइन ना आपने याद करनी है, अगर नॉर्मली रिलेट टू सर्कमस्टांस डेट अरोज, सो इट इज अ, क्योंकि सर्कमस्टांस वाजे उसने बताया नहीं है क्या हुआ है, बस उसने बताया सस्ती बिक गई है। और अगली लाइन घिसी पिटी आपको पता है क्या है, और इफ द अमाउंट इज देन इट्स नेचर एंड एस्टिमेट ऑफ will be disclosed in the notes to the financial statement for the year ended 31 दिसंबर 2013। देर आए दुरुस्त आए बिल्कुल सही मुहावरा नहीं है, जो क्लास पढ़ा उसके लिए। यदि बारिश हो रही है तो कोट शोट पहन के आना था, तूने कोई स्वेटर स्वेटर जैकेट शैकेट चादर पहनी है, किधर है? जबरदस्त, और भी कोई बात करनी कर ले। अच्छा जी, चलें, ये 2-3 हमने अजीब अजीब सी बातें कर ली, तो अब वापस आते हैं नॉर्मल सी बातों की तरफ। ये आपने मुझे बताना है 28 दिसंबर 2013, 28 दिसंबर 2013 को आपने एंट्री की डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और आपने पाकिस्तान में रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप को उसकी बीवी के लिए $1 की चूड़ियां बेची हैं। 170 रुपए का डॉलर था 28 दिसंबर को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पैसे बाद में इंशाल्लाह, तो आपने डेटर डोनाल्ड ट्रंप डेबिट कर ली और सेल क्रेडिट कर ली। 31 दिसंबर को
डॉलर हो गया माशाल्लाह 172 रुपए का। अब आपको पता है वर्सेस वाली कैलकुलेशन परफॉर्म होनी है। एंट्री याद करें, डॉलर 72 रुपये, 172 रुपये का हो गया। $1 ही है ना, तो $1 ही है, तो $1 ज़रब रुपीज़ 172 इज इक्वल टू 172 वर्सेस 170। डन, वर्सेस 170। तो अब माशाल्लाह जब $1 वो भेजेगा हमें लिफाफे में डाल के, तो फिर $2 तो ज्यादा मुझे मिल जाएंगे इसके। तो बोलें क्या एंट्री करते थे हम? डेटा डेबिट, एक्सचेंज गेन, क्रेडिट। अच्छा, अभी तक पैसे नहीं आए। 31 मार्च 14 को $1 175 रुपए का हो गया। जिस दिन डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करने लगे थे 31 मार्च 14 को, उस दिन $1 175 रुपए का हो गया है। एडजस्ट करूं इस 175 को, ना करूं? बोलें बोलें बोलें। और यार वो स्टैंडर्ड की थीम ना उठा के बदल दीजिएगा। वो स्टैंडर्ड कहता है 31 दिसंबर वाले रेट पे चीजें रिकॉर्ड होनी है। ये कोई नया स्टैंडर्ड ना निकाल लीजिएगा कि डायरेक्टर जिस दिन साइन करते हैं उस दिन पे डॉलर रिकॉर्ड होगा। ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हाँ, 31 मार्च को डॉलर का मुझे पता है रेट बदल जाएगा, लेकिन अगर अभी तक डेटर से पैसे नहीं आए तो मैंने ट्रांसलेट करना होता है ईयर एंड पे एट स्पॉट रेट। तो इसलिए नो एडजस्टमेंट, इसकी नो एडजस्टमेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बिल्कुल नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोलें क्या करना चाहिए? अगर मटेरियल है डिस्क्लोज कर दें। हाँ मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दें कि डॉलर बहुत ज्यादा महंगा हो गया और ये मसला हो गया और पैसे ज्यादा आ जाने हैं या सस्ता हो गया पैसे, मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दें, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो किस दिन का रेट इग्नोर करेंगे? जिस दिन डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथराइज कर रहे होंगे उस दिन का डेट, उस दिन का रेट। और किस दिन का रेट उठाते थे स्टैंडर्ड, अगर आपको याद हो, ईयर एंड का रेट उठाते थे। जल्दी करें, हाँ पूछो अब। मटीरियलिटी तो अपना लेवल होता है ना कि हमारे लिए क्या अमाउंट मटीरियल है। मटीरियलिटी डिसाइड होती है आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन सेल अपनी देखती है। कुछ लोग कहते हैं सेल का 1-2% अमाउंट हमारे लिए मटीरियल होगी, टोटल सेल। वो कई तरीके हैं मटीरियलिटी निकालने के। इकतीस मार्च की मैंने डेट क्यों डाली है? अभी नहीं 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 यार, 31 मार्च की डेट पूछ रहा हूँ। 31 मार्च की डेट क्यों डाली है? सवाल में एक लाइन लिखी हुई है यार, डायरेक्टर्स ने 31 मार्च 14 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज की हैं, साइन की हैं। तो 31 मार्च तक अल्लाह का शुक्र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में थी। हम चेंज करना चाहते कर सकते थे, लेकिन चेंज नहीं करनी। ईयर एंड के बाद किसी भी दिन डॉलर की प्राइस में चेंज हो जाए तो हम हमारे साल आके चेंज नहीं करेंगे इसको। तो बताएं जी, 3 महीने में डॉलर को जो मर्जी हो। ये 3 महीने कौन से हैं वैसे? जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है तब तक डॉलर जो मर्जी होता रहे हमारी बिला से। हमने सिर्फ किस दिन का रेट यूज करना है? ईयर एंड का स्पॉट रेट 31 दिसंबर का। अच्छा जी, एडजस्टमेंट 16, डेटर बैलेंस विच वाज ट्रांसलेटेड एट, डेटर बैलेंस विच वाज ट्रांसलेटेड एट ईयर एंड। ट्रांसलेट हो चुका है ईयर एंड पे। वाज चेंज आफ्टर ईयर एंड ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन। क्या करें? ये चेंज हो गया यार, रेट 172 से 175 पे चला गया। क्या करें? नॉन डिस्टिंग। लेकिन अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दें इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 13। 14 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पता नहीं कब बननी है, अभी तो 13 में हम खड़े हैं। ओके यार, बिरयानी में आपकी नजर किस चीज पे होती है? आलू कीमे में? कीमे पे नजर होती है। आलू वाले नान में? अच्छा, आलू पे नजर होती है। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें
कि शेयर होल्डर अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करे किसी कंपनी में और मिसाल के तौर पे लॉन्ग टर्म के लिए किए हैं, उसकी नजर किस पे होती है? डिविडेंड पे। उसकी नजर किस पे होती है? डिविडेंड। प्रॉफिट्स पे तो तब नजर होती है ना। भाई भाई वो एक हमने कंसोलिडेशन पढ़ी थी, उसमें तो हमने पढ़ा था अगर 50% से ऊपर खरीद लो तो प्रॉफिट दूर की बात, उसकी सेल कॉस्ट ऑफ सेल पे हमारी नजर होती है, और अगर एसोसिएट खरीद लो उसके प्रॉफिट्स पे नजर होती है हमारी। लेकिन अगर ऐसे ही हमने किसी कंपनी के 1-2% शेयर खरीदे हैं, ना हमारी सब्सिडरी बनी ना हमारी एसोसिएट बनी, ऐसे 1-2% किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, तो हमारी नजर उसके किस पे होगी? सिर्फ डिविडेंड पे नजर होगी। समझ आ गई ये बात? अच्छा, क्या किसी को पता है कि जो प्रॉफिट्स हैं जिसको हमने फाइनल डिविडेंड कहा था, अगर ये 31 दिसंबर 13 का साल है और ये 1 जनवरी 13 को शुरू हुआ, तो इस साल के प्रॉफिट्स आपको पता है ऑडिटर्स वगैरह यहां कहीं जाके फाइनल करेंगे, और जब ऑडिटर्स इसके प्रॉफिट यहां फाइनल करेंगे फरवरी में जाके मार्च में जाके, तो उस बुनियाद पर फाइनल डिविडेंड अनाउंस करेंगे डायरेक्टर्स। और जब अनाउंस कर देते हैं ना तो ऑब्लिगेशन बन जाती है। थोड़ा सा IAS 37 भी अब हमें पता है, जब अनाउंस कर देते हैं ऑब्लिगेशन बन जाती है, फिर वो अवॉइड नहीं हो सकती। डिविडेंड देना लीगल ऑब्लिगेशन, याद रखिएगा, कभी भी नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। कंपनीज को मजबूर नहीं कर सकता कोर्ट के डिविडेंड दें। कंपनी कहेगी है ही नहीं पैसे, कहां से डिविडेंड दें? लेकिन अगर अनाउंस कर दिया तो फिर आप मान जाएंगे, फिर आप मारे जाएंगे, फिर आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा जो मर्जी हो। क्लियर? क्योंकि अनाउंसमेंट्स रिवर्स नहीं हो सकती। तो फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया डायरेक्टर्स ने, लेकिन आपको याद है इसे हम फाइनल डिविडेंड 13 कहते थे। और ये फाइनल डिविडेंड क्या किसी को याद है कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता था, क्योंकि इसको हम 13 में आके रिकॉर्ड नहीं करते थे। किसी को याद है 13 का फाइनल डिविडेंड 14 के साल में रिकॉर्ड होता है? तो बताएं 13 का इंटरिम डिविडेंड 13 में एडजस्ट होता है, 13 का फाइनल डिविडेंड अनाउंस भी 14 में होता है और रिकॉर्ड भी 14 में होता है। इज इट सो? अच्छा, तो एक बात याद रख लें पहले, रूल ऑफ थंब, कि फाइनल डिविडेंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्या? फाइनल डिविडेंड इज अ, लेकिन एक छोटी सी चेंज करने लगा हूं, इसमें यह नहीं है कि मटेरियल है तो डिस्क्लोज करें, इमटेरियल है तो डिस्क्लोज ना करें। यूजर की नजर इस बोटी पे होती है, ये डिस्क्लोज करना बाइंडिंग है, चाहे मटेरियल अमाउंट है डिविडेंड की चाहे इमटेरियल। तो वो जो कल से हम बातें बार बार पढ़े थे ना, नॉन एडजस्टिंग इवेंट अगर मटेरियल हो तो डिस्क्लोज कर दो। तो अगर पेपर में सवाल आ जाए एमसीक्यूज में, कोई ऐसा नॉन एडजस्टिंग इवेंट बता दें जो मटेरियल है या इमटेरियल है फिर भी डिस्क्लोज करना है, वो डिविडेंड है। वो डिविडेंड है। और डिविडेंड में क्यों यूजर इतने इंटरेस्टेड होंगे? उसी पे तो उनका घर का खर्चा चल रहा होगा सारा। तो फाइनल डिविडेंड के बारे में दो चीजें बताएं। नंबर 1, ये एडजस्ट नहीं होता इस साल, बल्कि अगले साल जाके इसकी एंट्री होती है। और दूसरी बात, डिस्क्लोज करना लाजमी है। अच्छा, ये भी फाइनल अकाउंट आएगा ना, तो उसमें हम देखेंगे डिविडेंड में कभी आप कैश दे देते हैं और कभी आप थोड़े से शेयर दे देते हैं। बार बार बोलें, फाइनल डिविडेंड के बारे में दो बातें। नंबर 1, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और हमेशा डिस्क्लोज करेंगे। नॉन एडजस्टिंग, डिस्क्लोजर मैंडेटरी। डिस्क्लोजर मैंडेटरी। चलें जी, हाँ जी। इंटरिम डिविडेंड तो आपका रिकॉर्ड हो जाता है ना,
तो वो तो एडजस्टिंग इवेंट है, तो उसको भी डिस्क्लोज भी करने की जरूरत नहीं है। कौन सी एडजस्टमेंट है यार, आप बताएं। 12 है, हाँ 12 है। 27 फरवरी 14, साल खत्म होने के 1 महीने 27 दिन बाद, ऑन 27 फरवरी 14 WL अनाउंस्ड इशू ऑफ, ये बोनस डिविडेंड क्या होता है इसको हम देखेंगे फाइनल अकाउंट में। अगर भूला हुआ है FR1 वाला तो कोई मसला नहीं, इसको डिविडेंड कर लें बस। बोनस डिविडेंड फॉर 13 का डिविडेंड 14 में अनाउंस हुआ, 13 का डिविडेंड 14 में अनाउंस हुआ, तो ये कौन सा है, फाइनल डिविडेंड। इसकी अंग्रेजी याद करनी पड़ेगी, कौन सा पॉइंट है। Since declaration was announced after the year end and there was no obligation at year end, so it is a details of dividend declaration must however be, must के marks होंगे, must however be disclosed। नहीं, इसकी एंट्री तो यार अगले साल होती है, फाइनल डिविडेंड की एंट्री कब होती है, अगले साल, इसीलिए इसे नॉन एडजस्टिंग कहते हैं। हमारे साल एडजस्ट नहीं होगा। ओके एक अजीब सा करना है, अजीब सा पॉइंट, अजीब सा, ये जरा पढ़े 15 पढ़े। बताएं जी क्या है। मेरा सवाल है, इसको एडजस्ट करना है 13 के अकाउंट्स में, 13 के अकाउंट्स में एडजस्ट करना है। अच्छा जी, जनवरी फरवरी मार्च में डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन किया और प्रिंट होके यूजर्स के घरों में चली गई, प्रिंट होके यूजर्स के घरों में चली गई। ओ जाके अप्रैल में पता चला, अप्रैल में हमें पता चला, क्या पता चला, ऑन 23 अप्रैल 14 वी केम टू नो डैट 3 मिलियन के मोबाइल जो कि नवंबर 13 में चोरी हुए थे, ये 31 दिसंबर 13 को हमारे स्टॉक में पड़े, हमारे मुताबिक स्टॉक में हमने शो कर दिए थे, लेकिन वो पता चला कि वो तो नवंबर में चोरी हो गए थे। अब बता दें, क्या इस वक्त अप्रैल में यूजर्स को फोन करके कहें कि 1000 फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा भेजो, हमने प्रिंट करवानी है दोबारा, और 10 दिन बाद एक और गलती निकल आए, और फिर 5 दिन बाद एक और गलती निकल आए, ये एडजस्टमेंट IS 37 के स्कोप से बाहर है, IS 10 के स्कोप से बाहर है। इसको IS 10 डील नहीं करता, याद रखिएगा, IS 10 सिर्फ डील करता है इन 3 महीनों के अंदर होने वाले इवेंट्स। इसके बाद वाले इवेंट्स IS 10 के स्कोप से बाहर हैं, IS 10 के स्कोप से बाहर हैं। जैसे अब्बू अम्मी कहते हैं ना, बच्चों ठीक है ये शादी वलीमा हमारे स्कोप में है, उसके बाद जो तुम लोगों की आपस में हो मियां बीवी, ये हमारे स्कोप से बाहर की चीजें हैं। अच्छा, तो इसी तरह जनवरी से मार्च में जो हो वो IS 10 के स्कोप में है। अच्छा, IS 10 तो शुरू ही देखें कहां से होता है। कल जो पहली लाइन हमने पढ़ी थी, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट डेट अकर, ये बता क्या मतलब, फेवरेबल अनफेवरेबल। कई दफा फेवरेबल होता है इवेंट, कई दफा अनफेवरेबल होता है। ये देखें, ये अनफेवरेबल था, हमारी चोरी हो गई थी, ये फेवरेबल था, हमारी रिकवरी हो गई थी। फेवरेबल अनफेवरेबल तो उसने वैसे ही लिखा हुआ है, फेवरेबल अनफेवरेबल तो सिंपल सा लफ्ज है। अच्छा, मैं भी कोई और बात करता, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट आर दोज इवेंट्स that occur between the end of reporting period, that occur between the end of reporting period and date when financial statements are इन इवेंट्स को एडजस्टिंग, या अगर इसके बाद कुछ हो तो पेपर में लिख के आने, इट इज नॉट
an adjusting event, it is not a non-adjusting event. ये लिख के आना है, नीदर है, जो मर्जी कर लो, ना ये एडजस्टिंग इवेंट है ना ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बल्कि ये तो IAS 10 के स्कोप में ही नहीं है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें ना एक स्टैंडर्ड लगता है, वो अब आप FR1 में आपको पढ़ाया जाता है IAS 8, वो ये कहते हैं अब अगले साल गलती सही कर लो, पिछले साल की फिगर्स को रीस्टेट करके, वो पता नहीं कुछ स्टैंडर्ड है, छोड़ें, वो IAS 8 आपके जूनियर्स पढ़े हैं FR1 में। हाँ जी, फिर तो एडजस्टिंग है, फिर क्या मसला है। अच्छा जी, ले आए, फिर तो सिर्फ यानी हमने जब इन्वेंट्री काउंट में उनको डाल दिया तो वो गलती से डाल दी ना, फिर उनको निकालना पड़ेगा। जी हजरात, क्या जवाब है इसका? इट इज नॉट एन एंड नॉट इट इज डिस्कवर्ड आफ्टर द ऑथराइजेशन ऑफ, सो नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी मेड इन 2000। और वैसे भी यार वो तो उनके घरों में पड़ी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर साइन कर चुके हैं। और यार बात सुने, अगर 1 अप्रैल की सुबह कोई चीज पता चल जाए यार, फिर भी कुछ ना करे ना, लिमिट तो कोई लगानी है ना। बस जैसे ही डायरेक्टर के साइन हुए उसके बाद जो मर्जी हमें पता चल जाए हमारे साल का, छोड़ो यार, बस करो, अब हद होगी। कब तक आप इंतजार करते रहोगे? फिर तो कल कल आपको कोई और चीज निकल आएगी, कल डिले ही आता रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो जो हमने पढ़ी थी यूजफुलनेस भी होनी चाहिए एक चीज, इंट्रो क्लास में पढ़ते थे यूजफुलनेस, तो यूजफुलनेस यूजर को भी तो दे दो ना, टाइमली चीज देके। अगर टाइम ही आपने डिले डाल लेते रहना तो क्या फायदा होगा। तो जल्द से जल्द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने की कोशिश करेंगे हम CA करने के बाद। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने के बाद भी हमारा कोई ब्लंडर निकल आया तो बस फिर वो IAS 8 है, वो आपके जूनियर पढ़ रहे हैं आजकल FR1 में। ओके, अच्छा पॉइंट 9, company owns 1.5 lakh shares of a listed company. Company owns 1.5 lakh shares of a listed company whose price on 31 December 13 was 190 per share. 31 December 13 को शेयर कितने का था? In January, after the government announcement of new policy, the share price decreased to 40. यार ये तो साइलेंट वाला सिनेरियो है या सवाल वजह बता रहा है? जब सवाल वजह बता दे फिर तो कोई मसला ही नहीं। हमारे पास शेयर किस दिन पड़े थे? 31 दिसंबर को। जब अगला महीना आया तो प्राइस गिर गई, गिरने की वजह जनवरी में गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट। तो इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट arose या that existed. However, if the amount is material, it will be disclosed in the notes to the financial statement for the year ended 31 December 2013. कौन सा रह गया? ओ ये हो जाएगा, ये वो IAS 37 में इस तरह की 1000 चीजें हो जानी है। हाँ, अगर वर्चुअली सर्टन हो तो फिर आप कर दो उसको, कोई मसला नहीं। अच्छा यार, ये ना कुछ एग्जांपल्स हैं पेज 30 पे स्टैंडर्ड की, इनको जरा याद कर लें। ये पेपर में एज इट इज आ रही हैं, एडजस्टिंग की और नॉन एडजस्टिंग की। ये पेज नंबर है किताब का 30। जी बिल्कुल, कुछ एडजस्टिंग की मिसालें हैं और कुछ नॉन एडजस्टिंग की। अच्छा चले, मैं आपसे पहले ज़बानी पूछता रहता, मैं इस तरह नहीं करूंगा कि पहले ये वाली 6 आपसे पूछ लूं ताकि आपको पता चल जाए अब तो एडजस्टिंग ही पूछ रहे हैं, और फिर ये वाली पूछ लूं कि नॉन एडजस्टिंग ही पूछ रहे हैं, तो हंसते में बीच बीच में से कोई चीज़ पूछूं। तो मेरे सवाल का जवाब देते रहें खुद सोच के। साल से पहले कोर्ट केस हमारे खिलाफ हो गया और साल के बाद उसका फैसला आया, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग इवेंट है। सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सेटलमेंट बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है। कंफर्मिंग ऑफ एन ऑब्लिगेशन विच एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट पे ऑब्लिगेशन थी, साल के बाद जो है वो कोर्ट केस कंफर्म हुआ। अच्छा यार, ये दो मैंने आपको बता दिए, डेटर वाला और इन्वेंट्री वाला। ये अगर बैलेंस शीट डेट के बाद हो और सवाल साइलेंट हो तो आपने क्या लेना है? तो इसके साथ लिख लें रूल 1। 2 ना लिखिएगा, 2 नहीं, रूल 1। रूल 1 उस सफे पे पढ़ाया था ना, रूल 1 पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 वाला रूल 1 लिख लें यहाँ।
33। रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट के तलाक हो गई, डेट एसेट वाज इम्पेयर्ड, डेटर बाद में बैड हुआ, वजह कोई नहीं बताई, देयर वाज नो अपेरेंट प्रॉब्लम, और इन्वेंट्री की भी वजह नहीं बताई, तो इसको क्या लेंगे? एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, एक यार मसला होता है, वो होता है फिक्स्ड एसेट में। मैं एक ट्रांजैक्शन आपके सामने रखने लगा हूं, आपने मुझे बताना है क्या ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है दुनिया में। आप एक दुकान पे गए, आपने जाके वहां से प्लांट को पसंद कर लिया और खरीद के ले आए। अकाउंटेंट ने कहा इसकी प्राइस रेंज है 10 करोड़ से 11 करोड़ के दरमियान, तो बिल जो है ना, मेरे ओनर गए हुए हैं, जनवरी में आएंगे, तो वो जरा आपको कंफर्म कर देंगे कि इसका बिल 10 करोड़ है या 11 करोड़ है। आप क्या ऐसा प्लांट बाय करेंगे दिसंबर में? क्या ये ट्रांजैक्शन दुनिया में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, कोई मसला ही नहीं। जब आपको चीज की जरूरत पड़ती है, आप कहते हैं 10 करोड़ 11 करोड़ 12 करोड़ के, मुझे अभी मेरे ऑर्डर आए हुए हैं, मैंने इंशाल्लाह प्लांट को इस्तेमाल करके दिसंबर में ही लूट मचा देनी है, तो जनवरी में जब तुम्हारा ऑनर आया तो मुझे बता देना प्राइस 10 करोड़ है या 11 करोड़ है। अब मेरा आपसे सवाल है, प्लांट आपने खरीद लिया बैलेंस शीट डेट से पहले और प्राइस उसकी कंफर्म होनी है बैलेंस शीट डेट के बाद। अगर प्राइस बैलेंस शीट डेट के बाद कंफर्म हो जाए तो इस साल जो प्लांट को डेप्रिशिएट करना है वो किस प्राइस पे करना है? जो बाद में कंफर्म हुई या जो पहले आपने सोची हुई थी? जो बाद में कंफर्म हुई। इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। प्लांट तो आ गया हुआ था ना, सिर्फ क्या कंफर्म होने वाली रह गई थी? प्राइस कंफर्म हो। और अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साइन होने से पहले पहले सही वाली प्राइस पता चल जाए, फिर उसी को यूज कर लें, वह बात खत्म। डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज प्राइस, सेल प्राइस की बात नहीं भी मैं करा। डिटर्मिनेशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस आफ्टर बैलेंस शीट डेट which had been purchased before year end. डिटर्मिन बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है, पता चली, जिसे उर्दू में कहते हैं पता बैलेंस शीट डेट के बाद चली है, लेकिन बाय कब किया हुआ था? बिफोर ईयर एंड। तो ये तो एडजस्टिंग इवेंट होगा। तो ये दो लफ्ज देखें, इनको अलग हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिएगा। परचेज कब है? बिफोर ईयर एंड। और डिटर्मिन प्राइस कब हुई है? आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये तो परचेज की बात हो गई। इसी तरह सेल की बात हो सकती है। क्या मतलब? आप अपना कोई प्लांट बेच दें और अगले को कहें यार मैं प्राइस जरा इसकी तुम्हें सोच के बताता हूं, फिलहाल तुम ले जाओ, तो फिर सेल भी उसी तरह रिकॉर्ड होगी। लेकिन शर्त क्या है यार इन सब में? ईयर एंड से पहले खरीद के रखा हो आपने, या ईयर एंड से पहले बेचा हो, और बस ईयर एंड के बाद सिर्फ क्या कंफर्म होनी हो? प्राइस कंफर्म होनी। वो फिर एस्टिमेटेड पे कर लेते हैं, ईयर एंड के बाद जब पता चलती है तो सही फिगर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा जी यार, ये तो भी किया ना पॉइंट 4। कितना फ्रॉड एंड एरर, कितना फ्रॉड हमारे साल में हुआ था? 7 का। उसको हमारे साल में कितना फ्रॉड अगले साल हुआ था? सॉरी 3। कितना फ्रॉड हमारे साल हुआ था? कितना अगले साल हुआ था? 3। तो हमारे साल कितना रिकॉर्ड किया था? जितना हमारे साल हुआ था। फ्रॉड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट विच अकर्ड बिफोर रिपोर्टिंग डेट। मुझे बताएं, डिस्कवरी तो पूरे 10 मिलियन की हुई थी, लेकिन उस डिस्कवर में से अकर कितना हो चुका था बैलेंस शीट डेट तक? 7। कितना बैलेंस शीट डेट के बाद अकर हुआ था? तो डिस्कवरी तो बैलेंस शीट डेट के बाद हुई। ये दो लफ्ज आपने देखे नहीं, फोकस नहीं किए। डिस्कवरी फ्रॉड की बैलेंस शीट डेट के बाद हो रही है, लेकिन फ्रॉड हजरात कब अकर हो रहा है? बिफोर बैलेंस शीट। तो 7 मिलियन साल के पहले चोरी हो चुके थे और मुझे साल के बाद पता चले, लेकिन उसमें यह भी पता चला कि उस साल, अगले साल भी कुछ चोरी हो गया। अच्छा जी, सिमिलरली यार, साल से पहले आपने किसी के खिलाफ केस किया हुआ था और आपको पता नहीं चल रहा था कितने पैसे उससे आने हैं, साल के बाद पता चल गया कितने पैसे उससे आए, तो ठीक है हमारे साल लाके वही अमाउंट रिकॉर्ड कर दें। अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लीगल क्लेम विच वर इन नेगोशिएशन एट ईयर एंड पे नेगोशिएशन चल रही थी क्लेम की, बाद में उससे पैसे मिल गए, जितने पैसे मिले उसको क्लेम में डाल दें। अच्छा जी, इसके बाद
ओके यार इसको ना डिविडेंड से मिक्स ना कीजिएगा प्लीज प्लीज, डिविडेंड से मिक्स ना, डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। ये है, हमने एम्प्लॉयज को कहा था कि तुम्हें प्रॉफिट अगर अच्छा आ गया तो बोनस देंगे। कभी सुने प्रॉफिट की परसेंटेज एम्प्लॉयज को दें, प्रॉफिट की परसेंटेज। आमतौर तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है ना, कभी कभी अच्छे एम्प्लॉयज को प्रॉफिट की परसेंटेज भी दे दी जाती है। अगर एम्प्लॉयज को प्रॉफिट की परसेंटेज देनी है लेकिन पता नहीं कितने प्रॉफिट आएंगे। अच्छा वैसे एम्प्लॉयज को अगर प्रॉफिट की परसेंटेज देनी हो तो उसकी एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू एम्प्लॉय क्रेडिट। और अक्सर मैंने देखा है एम्प्लॉय सैलरी एक्सपेंस में डाल रहे होते हैं। एम्प्लॉयज को प्रॉफिट की परसेंटेज दें, एम्प्लॉयज को बोनस दें, जो मर्जी दें, एंट्री क्या करते हैं? राइस वाले सरासे को सैलरी दें, ऑडिट का रिजल्ट अच्छा आने पे बोनस दें, जो मर्जी पैसे दें, उसकी एंट्री क्या करेंगे? सैलरी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। अच्छा ये जो बोनस है ना, बोनस एम्प्लॉयज को देना, ये इसमें दो बातें हैं, दोनों आपने अलग अलग देखनी है। एक इसमें IAS 37 का कॉन्सेप्ट है, एक इसमें IAS 10 का कॉन्सेप्ट है। पहले IAS 37 का कॉन्सेप्ट सुने। ये जो एम्प्लॉयज को प्रॉफिट शेयर बांटना होता है ना, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जब माहिदा हो रहा होता है तो सैलरी के टर्म्स में ये बात नहीं लिखी होती, तो अक्सर ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाती है अगर आप अनाउंस करते आ रहे हैं और कई सालों से देते आ रहे हैं। अगर आपने साल से पहले एम्प्लॉय को कह दिया कि मैं तुम्हें प्रॉफिट की परसेंटेज दूंगा, कौन सी ऑब्लिगेशन बन गई? मसला क्या आ रहा है? मेजर किस अमाउंट पे करें, वो एंट्री हो नहीं पा रही। आपने अकाउंटेंट को कहा जल्दी एंट्री कर, अकाउंटेंट ने कहा सर प्रॉफिट कितने हैं? आपने कहा वो तो ऑडिटर फरवरी में आके बताएंगे। तो अकाउंटेंट ने कहा सर छुरी थले सा रखें। तो ओनर ने कहा भाईजान ओनर से बात, सॉरी सर नाइफ थले सा रखें। तो अब आप मुझे बता दें, अगर राइस के प्रिंसिपल साहब साल से पहले देख रहे हैं, साल से पहले अनाउंस कर दें कि मैंने बोनस देना है और एम्प्लॉइज में वैलिड एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट हो जाए, तो कौन सी एप्लीकेशन बन गई? फड्डा क्या पड़ा हुआ, कितने रुपए पे एंट्री करें? वो अमाउंट पता क्यों नहीं पता चल रही? क्योंकि प्रॉफिट नहीं पता। और साल के बाद प्रॉफिट पता चल जाए तो अब क्या एंट्री हमारे साल उसी फिगर पे कर दें? बिल्कुल, अब तो बिल्कुल फिगर पता चल गई साल की। ये मशीन जैसी बात ही है वो सारी चीजें। डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ अमाउंट, अमाउंट डिटरमिन हुई है बाद में, और बोनस पेमेंट इफ द एंटिटी हैज लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। लीगल ऑब्लिगेशन कैसे बन सकती थी? आपने एम्प्लॉयज के एग्रीमेंट में लिख के लगाया हुआ कि तुम्हें 5% बोनस दिया करेंगे, वो लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती। अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो हो सकता है आपने स्टेटमेंट दे दी और उसके दिल में यकीन पैदा हो गया, वहां से कौन सी बन गई? तो बताएं लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कब अराइज हो? बिफोर। और अमाउंट कब डिटरमिन हो? तो ये अल्फाज आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत हैं, जिनको मैं येलो में और स्काई ब्लू में अलग अलग कर रहा हूं। डिटरमिन कब हो रही है अमाउंट? आफ्टर बैलेंस शीट डेट। और ऑब्लिगेशन कब बन रही है? एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट। ऑब्लिगेशन बैलेंस शीट डेट के एंड पे थी, बस क्या पक्का होनी चाहिए थी? अमाउंट। इसी तरह इधर 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 परचेज बैलेंस शीट डेट से पहले था, सिर्फ क्या डिटरमिन होनी थी? परचेज प्राइस। इधर 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 फ्रॉड बैलेंस शीट डेट से पहले हो गया, सिर्फ क्या पता चलनी थी? अमाउंट। तो ये लफ्ज अलग अलग समझें। डिस्कवर हुआ है फ्रॉड, हो पहले चुका था। प्राइस डिटरमिन हुई है, खरीदा पहले जा चुका था। अमाउंट बाद में पता चली है, वादा बाद में पहले कर चुके थे साल से पहले कि तुम्हें हम बोनस देंगे। तो ये सारी किसकी मिसालें हैं जरा बताएं? तो ये पक्की ठक्की मिसालें हैं। ये स्टैंडर्ड में अगर आपने ये देखनी है, पता नहीं शायद कहीं मिल जाए, मैं देख लेता हूँ। अगर स्टैंडर्ड में आपने देखनी है, इसका पैरा नंबर लिखना हुआ लिख लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से बस इसको ऐसे याद कर लें। स्टैंडर्ड में इसमें ना कोई तफसील वगैरह भी दी होगी। स्टैंडर्ड में ये पैरा 9 है, सेटलमेंट, रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैंकरप्सी वाली बात, इन्वेंट्री वाली बात। स्टैंडर्ड का ना पैरा 9 है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जरा मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है, मैंने इसको आसान किया हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाली बात, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड। तो ये सारी एग्जांपल्स ना, अगर खुदा ना खास्ता पेपर में कभी कोई ऐसा फटा पड़ गया और चीज़ याद ना आ रही हो तो फिर यहाँ पे लिख लें
स्टैंडर्ड का पैरा 9 IS 10 का। तो ये किसकी मिसालें हो गई जी? एडजस्टिंग इवेंट की। अब अगली मिसालें कौन सी? नॉन एडजस्टिंग इवेंट की। अच्छा, मुझे ये बता दें, आपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैंने एक रूल बताया, रूल नंबर 2। वो क्या रूल है? अगर हमारे साल के एंड पे इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई थी और साल के बाद मैंने उन इन्वेस्टमेंट्स को सस्ता बेच दिया, तो उसे क्या कहना है हमेशा? तो सबसे पहले कौन सी मिसाल आई? फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इट नॉर्मली रिफ्लेक्ट कंडीशन दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अच्छा जी, यार ये तो सादा सी बात है, ऐसी स्टैंडर्ड ने पागल बनाया हुआ। सादा सी बात है, पीटीसीएल ने सब्सिडरी को 1 फरवरी को खरीदा, तो 31 दिसंबर को कंसोलिडेशन करेगा? तो कौन सी कंसोलिडेशन करना है, सब्सिडरी है ही नहीं आपके पास, तो ये बताने की बात ही फजूल। एक्विजिशन ऑफ मेजर सब्सिडरी आफ्टर ईयर एंड। हाँ मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दें, वो आपकी मर्जी है, अगर आपने अच्छी खासी को बड़ी सब्सिडरी खरीदी है डिस्क्लोज कर दें, लेकिन ये इन एनी केस क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, इधर बताएं, साल से पहले रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस कर दी तो एडजस्टिंग इवेंट, और अगर साल के बाद अनाउंस की तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अनाउंसमेंट आफ्टर ईयर एंड ऑफ अ रिस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट, हुकूमत ने फरवरी में आपका प्लांट कब्जे में ले लिया, बोले एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग। फरवरी में प्लांट कब्जे में ले लिया, और अगर नवंबर में प्लांट कब्जे में ले लिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट फिक्स्ड एसेट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। डिस्ट्रक्शन तो होता है आग लग जाना, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, इसकी मिसाल सुने। चोरी ऑफ, मिलती जुलती, चोरी ऑफ कैश आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ये भी तो नॉन एडजस्टिंग था ना। तो इसी तरह डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट बिफोर हो चुका होता और पता बाद में चलता, डिटरमिन इधर होता, हो पहले चुका होता, फिर एडजस्टिंग। ये तो आग ही कब लगी है, हुकूमत ने कब्जा कब किया है, तो ये सारे इवेंट्स क्या हैं? करेंसी रेट डॉलर बदल गया साल के बाद, नॉन एडजस्टिंग। 31 दिसंबर को डॉलर मेरे ख्याल से 72 रुपए का था, और 31 मार्च को कितने का हो गया था? 75 रुपए का। ये क्या होगा? डिविडेंड। फाइनल लिख लें प्लीज, इसको फाइनल लिख लें, फाइनल डिविडेंड। और वैसे लिखा हुआ है आफ्टर ईयर एंड वाला, आफ्टर ईयर एंड वाला फाइनल ही होता है, तो फाइनल डिविडेंड भी क्या होगा बोले? या नॉन एडजस्टिंग को करना क्या होता है? डिस्क्लोज करना होता है। इफ क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी होती हैं? नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ। लेकिन यार एक चीज बता दें मुझे, फाइनल डिविडेंड मस्ट बी डिस्क्लोज, फाइनल डिविडेंड डिस्क्लोज होना चाहिए, मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। ये अगला सफा कौन सा है? अगला सफा छोड़ें, वो मेरी किताब में पता नहीं क्यों गायब हो गया, उससे अगले सफे पे आए। गोइंग कंसर्न। ओके, गोइंग कंसर्न में ये होता है कि एक बिजनेस को चलते चलते, मिसाल के तौर पे नेस्ले वाले हैं, उसके बिलमुकाबिल आप लोगों ने, स्टूडेंट्स ने लॉन्च कर दिया पानी की बॉटल्स, और आपने यूनिवर्सिटीज़ वालों को और मीडिया को और लोगों को इतना साथ मिलाया कि बस आपने कहा यार बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का पानी खरीदने की बजाय आप जो है वो स्टूडेंट्स का ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ, इससे स्टूडेंट को फायदा होगा, ये होगा वो होगा, आप यहाँ से खरीदा करें। तो मिसाल के तौर पे फर्ज करें नेस्ले वाले सिर्फ बनाते ही पानी है, तो अब उनको अपने गोइंग कंसर्न पे क्या हो गया? डाउट हो गया। उनको अपने गोइंग कंसर्न पे क्या हो गया कि हम गो भी कर सकें, यानी चल भी सकेंगे या नहीं चल सकेंगे। इफ द एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, नेस्ले वालों ने क्या सोचा? वी आर नॉट अ गोइंग कंसर्न, हम गोइंग कंसर्न नहीं है। अच्छा जी, इधर देखें, फरवरी में
स्टूडेंट्स ने नया प्लांट लगाया और मार्च में बॉटल्स बेचनी शुरू कर दी, और नेस्ले वाले अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे। पता चला कंपेटिटर बड़ा तगड़ा आ गया है, नेस्ले वाले इसको एडजस्टिंग इवेंट लें, नॉन एडजस्टिंग। फरवरी में बच्चों ने प्लांट बनाया और मार्च के अंदर जो है वो प्लांट से बोतलें भी बिकनी शुरू हो गई। नेस्ले वालों को डर पैदा हो गया, क्या नेस्ले वाले जो है वो इसको एडजस्टिंग इवेंट लें, नॉन एडजस्टिंग। मोहतरम, ये इतना बड़ा हादसा है कि ये साल के बाद भी अरोज हो तो भी ये एडजस्टिंग है। ये इतना बड़ा हादसा है गोइंग कंसर्न, इतना बड़ा हादसा है कि अगर साल के बाद भी कंडीशंस अरोज हो तो भी इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। डिस्क्लोज कोई नहीं, डिस्क्लोज तो करेंगे, जो करेंगे इसको अकाउंट फॉर करेंगे। कोई दिसंबर में पता नहीं था नेस्ले को क्या होने वाला है, ना स्टूडेंट्स का कोई प्लान था दिसंबर में, कोई किसी को, ना स्टूडेंट्स का कोई प्लान था, ना नेस्ले को कुछ पता था, कोई सब सही सलामत चल रहा था। लेकिन फरवरी में स्टूडेंट्स ने ऐसी चीज अनाउंस की कि मार्च में जाके नेस्ले सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई मुझे कारोबार बंद करना पड़ेगा। आप बता दें, क्या यूजर्स को हम 31 दिसंबर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से बना के दे दें, या हम इस तरह बना के दें कि अब हमारी चीजें बिकने वाली हैं और कारोबार बंद होने वाला है? अब हमारी चीजें बिकने वाली हैं और कारोबार बंद होने वाला है। तो बता दें, गोइंग कंसर्न ही अगर हिल के रह जाए, चाहे साल के बाद मसला राइज हुआ हो, तो भी इसको क्या कहेंगे? एडजस्टिंग इवेंट। आप क्या करेंगे जी, क्या करेंगे वो देख लें। ये मैं आपकी बात का जवाब देने लगा हूं। बिल्डिंग की बीवी कितनी आ रही थी? 70 नेस्ले की। इन्वेंट्री की बीवी हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पे चीजें रखी हुई थी और बस चलती आ रही थी। हमने सोचा कि स्टूडेंट्स की अनाउंसमेंट के बाद एक तो हमारा जो पानी पड़ा हुआ है वो बहुत सस्ता बिकना है, और पानी की बोतलें तो पड़ी होंगी इन्वेंट्री में कुछ, और जो हमारी बिल्डिंग है वो तो ऑलरेडी काफ़ी हमने इस्तेमाल कर ली हुई है, वो भी रियलाइज बड़ी सस्ती होनी है। लेकिन ये साल के बाद कुछ हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, साल से पहले ऐसा मसला नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। अब क्या करें? ये लॉसेस रिकॉर्ड करें हमारे साल में? बिल्कुल करें। आप 15 रुपए की बिल्कुल एंट्री करें, बेशक दोनों का लॉस आप अलग अलग रिकॉर्ड करें, लॉस डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट, और 5 रुपए से अगेन लॉस डेबिट इन्वेंट्री, जो मर्जी नाम रखें, एनआरवी लॉस नाम रखें, जो मर्जी नाम रखें, बस आपने इस नुकसान को रिकॉर्ड करना है। और आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना है? एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मैंने आपको 2 एंट्रीज बता दी, एक एंट्री आप ये करेंगे और एक एंट्री ये करेंगे। लिखें जी, एडजस्टमेंट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हालांकि यार आप लोग ना फिक्रा नहीं सही बोलते, हालांकि इट इज इंडिकेशन ऑफ अ कंडीशन डेट अरोज, हालांकि आफ्टर, लेकिन फिर भी इसको क्या कहेंगे? एडजस्टिंग इवेंट। ये रियलाइजेबल वैल्यूज क्या होती हैं? अगर आप बस बिजनेस बंद करके जा रहे हैं तो जितनी चीजें रियलाइज हो जाएंगी, बस जो पैसे आने हैं बेच बूझ के चीजें। जी जी, वो अपने ऊपर लगाएं अलग। अच्छा जी, आगे चलें। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नेस्ले, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ, सबके लिए अच्छा सोचा करें, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नेस्ले आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन, नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनेंगी। पहली बात ये, आर नॉट प्रिपेयर्ड। गोइंग कंसर्न बेसिस पे अगर बनती ना तो फिर 70 और 50 ही आ रहा होता, लेकिन अब नहीं गोइंग, यार ये अल्फाज सुन लो, बनना ना बनने का क्या मतलब है। अगर गोइंग कंसर्न पे बनेंगी तो इसमें आएंगी, अगर गोइंग कंसर्न पे नहीं बनेंगी तो वैल्यूज इस पे आएंगी, और ये लॉसेस रिकॉर्ड होंगे। मुंह बंद करके हाथ आगे रख के कुछ देख लिया करो, जैसे मुनासिब समझो। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नेस्ले आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। अच्छा भाई, 3 डिस्क्लोजर देने हैं आपने, 3 डिस्क्लोजर देने हैं। नंबर 1, द फैक्ट दैट इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न,
ये फैक्ट बता दें कि हम गोइंग कंसर्न नहीं है। अगली बात, द रीजन व्हाई द एंटिटी इज नॉट गोइंग कंसर्न, स्टूडेंट्स आ गए हैं। द बेसिस यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिस हैं लिक्विडेशन वैल्यू, जिसे रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं। ये लिक्विडेशन वैल्यूज, अगर कारोबार लिक्विडेट होगा तो किन वैल्यूज पे होगा? कितने डिस्क्लोजर देने हैं? 3। नंबर 1, ये डिस्क्लोजर ना IAS 10 में नहीं है, ये कोई IAS 1 की चीजें हैं, पता नहीं आई के अपने उठा के यहाँ डाल दी। मैं इसके पैरा नंबर छोड़े, बस जबानी याद कर लें। कितने डिस्क्लोजर देने हैं? 3। द हकीकत दैट वी आर नॉट गोइंग कंसर्न, नंबर 2 रीजन, और नंबर 3 बेसिस। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, अगर पेप्सी वाले हैं और उनके मुकाबले में गोरमे वाले आ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल पेप्सी वालों को अपना गोइंग कंसर्न हिट होता हुआ नजर आएगा। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक आप देख रहे हैं पेप्सी वाले भी चल रहे हैं, गोरमे वाले भी अपनी तरफ से जान मार रहे हैं। तो अगर पेप्सी वाले गोरमे वालों को सामने रखें तो क्या इनका गोइंग कंसर्न हिट होगा? तो पेप्सी वाले क्या करें? इफ एन एंटिटी इज गोइंग कंसर्न, एग्जाम्पल गिवन बोलें पेप्सी, मिसाल याद रहेगी, पेप्सी, बदले में कौन आया? गोरमे। तो रिलैक्स रहे फिर, पेप्सी वालों तुम क्यों ना परेशान होना, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन, तुम गोइंग कंसर्न पे ही यूज करते रहे, तुम्हें गोरमे के आने से कोई भी टेंशन। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 2, नहीं फिलहाल कितनी पॉसिबिलिटी? 2, या गोरमे के आने से हमें डर लगे तो फिर तो गोइंग कंसर्न हिट हो रहा है, या गोरमे के आने से हमें डर, अगर डर ना लगे तो हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? एंटिटी इज अ गोइंग, चलती रहेगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक दरमियान वाला सिनेरियो हो सकता है, एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न बट देयर इज अ सिग्निफिकेंट शक दैट इट विल कंटिन्यू ऑपरेशन एज अ गोइंग। एंटिटी गोइंग कंसर्न तो है लेकिन डर लग रहा है, पता नहीं गोइंग कंसर्न रहे भी या ना रहे। एंटिटी गोइंग कंसर्न तो है लेकिन फिर भी अंदर डर सा लग रहा है कि गोइंग कंसर्न रहे भी या ना रहे। आगे चलें, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न, फिर आपने गोइंग कंसर्न पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। मिसाल के तौर पे केक्स एंड बेक्स वाले अपनी बोतल लॉन्च कर दें, अब पेप्सी वाले अगेन नहीं डरेंगे लेकिन गोरमे वाले डर जाएंगे। मिसाल दे रहा हूं, गोरमे वाले डर जाएंगे, यार पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन गोरमे वाले कहेंगे यार गोइंग कंसर्न तो इंशाल्लाह हमारा है ही, लेकिन एक डाउट सा दिल में आता है शायद पता नहीं ना भी गोइंग कंसर्न रहे। तो फिर क्या करें? इफ एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न बट देयर इज अ डाउट दैट इट विल बी कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएं? गोइंग कंसर्न पर बनाएं, यानी भाईजान इन वैल्यूज पे बनाएं, 70 और 50 पे, आप लॉसेस रिकॉर्ड ना करें। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न, और अंग्रेजी में यूजर को लिख के बता दें कि हैंड होने वाला है, हो सकता है लेकिन इंशाल्लाह होगा नहीं। मस्ट इंक्लूड अ डिस्क्लोजर ऑफ द अनसर्टेनिटीज कॉजिंग दिस डाउट। अनसर्टेनिटीज क्या है? कि उनकी बोतल हिट हो जानी है। किन की बोतल हिट हो जानी है? केक्स एंड बेक्स की बोतल हिट हो जानी है। डन। तो ये कितने सिनेरियोज हैं गोइंग कंसर्न में? 3। पढ़ लें। बुक वैल्यू ये होती है कि हमारे एसेट्स इस वक्त किताबों में कितने पड़े हैं। अच्छा एक बात यार, चलें भाई ने पूछ ही लिया, जिस बंदे के लिए गोइंग कंसर्न वैलिड होगी वो किस पे शो करता रहेगा? बुक्स को बुक वैल्यू पे, पहले भी बुक वैल्यू पे होती हैं, उसी पे शो करता रहेगा, करेगा मैंने नहीं बोला। और जिसके लिए गोइंग कंसर्न इनवैलिड हो जाएगी तो वो रियलाइजेबल वैल्यू पे शो करेगा। अब आप मुझे एक एक करके बताते रहना। पेप्सी को गोरमे से डर नहीं लगा तो पेप्सी कोई नया काम ना करे, ऑलरेडी एसेट्स इसके बुक वैल्यू पे ही आ रहे होंगे, तो पेप्सी गोइंग कंसर्न पे ही चलता रहे। गोरमे को केक्स एंड बेक्स की बोतल लॉन्च करने से डर लगा और एक डर सा पता नहीं क्या बने, गोरमे भी बुक वैल्यूज पे ही अपने एसेट्स शो करता रहे, लेकिन एक अंग्रेजी लिख के बता दे कि कुछ ना कुछ हो सकता है। और आखिरी बात, कौन था वो? नेस्ले को स्टूडेंट्स के आने से डर लगा और इतना डर लगा कि उन्होंने कहा जी अब हम फारिग हैं, तो आप गोइंग कंसर्न पे शो नहीं करेंगे, बुक वैल्यूज पे चीजें ले आएंगे और ये फैक्ट भी डिस्क्लोज कर देंगे ये गोइंग कंसर्न नहीं है और रीजन क्या बनी है और बेसिस क्या है।
जी बिल्कुल, इन दोनों का डिफरेंस देख लो ना, 70 और 60 का डिफरेंस, 10, 50 और 45 का। चलें यार ठीक है, बस करें इसको ना, वो निकालें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी कहाँ पड़ी हुई हैं, किसकी हैं? पैकेजेस की। यार इसमें मैं डेट ढूंढूं, डायरेक्टर्स ने किस दिन साइन किया था? इसमें डेट ढूंढे, डायरेक्टर ने किस दिन साइन किया था? ये डेट तो इधर 31 मार्च थी ना हमारे सवाल में। इसमें ज़रा डेट अगर हम ढूंढें, डायरेक्टर्स ने किस दिन साइन किया था, पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे डेट ढूंढने में। बैलेंस शीट में तो हाँ, वैसे सर्च की ऑप्शन तो हमारे पास है, तो ऑथोराइजेशन का लफ्ज़ ही 1000 दफ़ा आ जाना है। डेट ऑफ ऑथराइजेशन लिख दें, अथॉरिटीज, ऑथराइजेशन, अथॉरिटीज, काफी यार, डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू। दीज अनकंसोलिडेटेड का मतलब है ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनकी। द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ऑथराइज्ड फॉर इशू ऑन 13 मार्च। इनका मेरे ख्याल से ईयर एंड 31 दिसंबर 19 होगा, यही बनेगा ना, 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19 होगा ना ईयर एंड। 31 दिसंबर 20 वालों को तो चपेट मारेंगे, 31 दिसंबर 19 ईयर एंड होगा ना। तो जनवरी फरवरी में इन्होंने जल्दी जल्दी ऑडिट करवाया और 13 मार्च को डायरेक्टर ने साइन कर दिए। 14 मार्च को अगर इन्हें कोई चीज पता भी चल गई होगी तो इन्होंने आंखें बंद कर ली होंगी, अब कुछ हो नहीं सकता ना। 13 मार्च को डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, ऑथराइज कर दिया। ये डिस्क्लोजर किस स्टैंडर्ड का है यार? IS 10 बोल दें मुंह से, ये डिस्क्लोजर किस स्टैंडर्ड का है? IS 10। दिस डिस्क्लोजर इज ऑफ IAS 10। पेज 31 पे जाएं। अच्छा ये पढ़ा रहे थे आप हमें, हमने समझा ऐसी। पेज 31 पे जाएं, पेज 31 पे सफे के एंड पे देखें, पॉइंट 1 जनरल डिस्क्लोजर हेडिंग दी हुई है। जनरल डिस्क्लोजर में डिस्क्लोजर बताएं, मिल गया? ये डिस्क्लोजर देना होता है सर, कैसे देना होता है डिस्क्लोजर? सर बता दें कैसे देना होता है डिस्क्लोजर। अब ऐसे देना होता है डिस्क्लोजर। नीचे वाली लाइन पढ़ें, द पर्सन और पर्संस हु ऑथराइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अंडरलाइन कर लें। सर कहां से करें, हम कहां से करें? बोर्ड ऑफ, तो लिखें पर्संस के साथ किताब में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन ऑथराइज करते हैं जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई जाते जाते IS 10 के 2 डिस्क्लोजर बता जाएं, जाते जाते IS 10 के 2 डिस्क्लोजर। एक डिस्क्लोजर कल मैंने पढ़ाया था, वो कहता मैंने नॉन एडजस्टिंग इवेंट का, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर था। बल्कि मेरे ख्याल से तो काफी सारे डिस्क्लोजर हो गए हैं। अगर मैं जरा सोचूं, अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो तो उसका भी डिस्क्लोजर देना होता है। अच्छा एक और डिस्क्लोजर मैंने आपको आज पढ़ाया डिविडेंड का, वो मस्ट देना होता है, मस्ट देना होता है डिविडेंड का डिस्क्लोजर। 2 डिस्क्लोजर ये हो गए। एक डिस्क्लोजर मैंने आपको गोइंग कंसर्न के पढ़ाए हैं, ये गोइंग कंसर्न के डिस्क्लोजर हो गए। और चौथा डिस्क्लोजर ये मैंने आपको बताया है। इसमें 2 बातें हैं, नंबर 1 डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और किन लोगों ने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज की। क्लियर? अब होमवर्क में आपको सिर्फ मैं ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की 2 एडजस्टमेंट्स दे रहा हूं। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की 2 एडजस्टमेंट्स ट्राई आपने करके आनी है। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3.3 पेज 52, पास पेपर क्वेश्चन 3 का 3 और 2 का 2 हल्का फुल्का पढ़ लें या ट्राई करेंगे खुद? पहले ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट ट्राई कीजिएगा यार इसको। 2 का 2 और 3 का 3, जबरदस्त हो गया, बोलते जाएं। ठीक है।